Good afternoon, everyone. A very warm welcome you all joining today. मैं काव्य त्रिखा आपकी आज की होस्ट आपका सेवा स्ट्रीम्स के तीसरे वेबिनार में स्वागत करती हूँ। सेवा स्ट्रीम्स एक वेबिनार प्लेटफॉर्म है जहाँ एक नॉलेज और कैपेसिटी इनिशिएटिव है सेवा ब्रिज की ओर से, जहाँ वो सपोर्ट करते हैं एनजीओज को, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस को एंड डेवलपमेंट प्रोफेशंस को थ्रू प्रैक्टिकल लर्निंग एंड अ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन। इससे पिछले हमारे 2 वेबिनार हो चुके हैं जिनमें हमने सीखा था एक एनुअल रिपोर्ट प्रिपरेशन, जिसमें हमने सीखा कि एनुअल रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है और कैसे बननी चाहिए। और हमारा दूसरा था सीएसआर रेडीनेस में, जो हमें ये बताते हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को सीएसआर के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और उनको हम डोनर से अलाइन कैसे करें। So now I introduce the third session. The topic of the session is winning proposals from idea to fundable pitch. हर सेशन डिजाइन किया गया है एक प्रैक्टिकल, रेलेवेंट एंड इमीडिएट एप्लीकेशंस के लिए। वी हैव 2 स्पीकर्स विद अस टुडे। इस पूरे सेशन को हमने इंटरैक्टिव बनाया है। आपको हर सेशन के एंड में 5 से 10 मिनट मिलेंगे कि आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ इंटरैक्ट कर सके और अपने सवाल पूछ सके। Before I start this session, I would love to introduce our speaker of the session. First, we have Nikita Tyagi, with nearly a decade of experience in social development and CSR sector. She is currently served as a senior manager in programs and partnership at SaverBridge, where she leads strategical collaboration and multi-thematic development initiatives. Her expertise lies in CSR program management, stakeholder engagement, program design and implementation, monitoring and evaluation. She has worked with the organization such as ONGC Foundation, Charity Aid Foundation India, and leading NBFCs, driving impactful partnership and scalable community focused intervention. Then we have Ms. Namrata Tiwari. She's an associate manager at Seva Bridge. She brings 6+ years of experience in research and development sector with expertise in impact assessment, research-based reports, and institutional documents for NGOs and social impact initiative. I would love to call them on the stage, on the platform, and thank you so much for the joining. So over to you, Nikita ma'am. थैंक यू काव्या। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी को नमस्ते। जैसा काव्या ने ऑलरेडी ब्रीफ किया है, आज का सेशन का टाइटल है विनिंग प्रपोजल फ्रॉम आइडिया टू फंडेबल पिच। इस टाइटल का हर एक वर्ड एक मीनिंग पूरी जर्नी को बताता है कि कैसे एक प्रोजेक्ट साइकिल इनिशियली स्टार्ट करें और कैसे हम उसको इम्प्लीमेंटेशन तक लेके जाएं। लास्ट 2 सेशन से हमारा ये फीडबैक आ गया था कि हमें थोड़ा प्रोजेक्ट साइकिल पे बात करना चाहिए, प्रपोजल पे बात करनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई दिस सेशन वी इनिशिएटेड दिस टॉपिक। प्लस हर एक प्रोजेक्ट एक आइडिया से शुरू होता है। आप सबको पता है, जब हम उस आइडिया को डेटा, रिसर्च एंड ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज, एक बजट और एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट में के साथ एक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो प्रपोजल होता है। विनिंग प्रपोजल का मतलब सिर्फ एक अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं है। इसे पढ़कर डोनर कहे कि यस, दिस ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम, उनके पास एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो कैसे डिलीवर कर सके अपने रिजल्ट्स को, उसे हम एक विनिंग प्रपोजल कहते हैं। बट विनिंग प्रपोजल वो होता है जिसके फंडिंग के चांसेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होते हैं, जिनका फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हो कि जब डोनर उस प्रोजेक्ट को, प्रपोजल को रेलिवेंट माने, प्रैक्टिकल और इम्पैक्टफुल लगे, फंडिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ये हमें ये याद रखना है कि डोनर सिर्फ प्रॉब्लम नहीं देखता है, डोनर वेल प्लान सोल्यूशन देखता है कि आप कैसे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हो और कैसे उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे ग्लोबली आप लोग हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल काम कर रही है। कोई एजुकेशन पे काम कर रहा है, कोई लाइवलीहुड पे कर रहा है, कोई हेल्थ सेक्टर पे काम कर रहा है। बट आपको पता है कि आप ग्राउंड पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ये फंडिंग तब होती है जब डोनर
सबको पता चले कि हाँ, आपका काम अच्छा है, बट वो पता कैसे चलेगा? मेनी द टाइम्स हमारे पास ऐसा होता है कि हम प्रपोजल भेजते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं आता, या उधर से कोई जवाब नहीं आता। एंड जब आता है तो या तो ये आता है कि दैट योर प्रपोजल हैज बीन शॉर्टलिस्टेड, या वी विल गेट बैक टू यू, और कभी कभी तो नो रिस्पॉन्स। सो राइट, उन केसेस में हमको क्या करना चाहिए? देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि विनिंग प्रपोजल तक पहुंचने की जो जर्नी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी इस सेशन में वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर थिंग, जो कि हम फोकस करेंगे कि डोनर पर्सपेक्टिव से क्या देखना चाहिए एक प्रपोजल में, कॉन्सेप्ट नोट्स प्रपोजल कैसे डिफरेंट है, क्या चीज है जो हम बहुत यूजुअली करते हैं और हम सोचते हैं कि ओके दिस इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, इट्स नॉट अ बिग थिंग, कोई बड़ी बात नहीं है अगर हमने इग्नोर किया, बट वो छोटी सी मिस्टेक्स भी एक प्रपोजल को हैम्पर कर सकती है। प्रपोजल का स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके कोर कंपोनेंट समझेंगे, और जो मेजर पार्ट है एक प्रपोजल का, बजट, हम उस पे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन। आप सब लोग अपना चार्ट ओपन कर सकते हैं, इसे थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके अभी तक के ऑर्गेनाइजेशन लाइफ टाइम में आपने प्रपोजल सबमिट किया होगा। सो ऐसे कितनी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको अभी तक प्रपोजल भेजना, कोई भी एक प्रपोजल का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जिनको अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? आप चार्ट ओपन करके यस नो आप बता सकते हैं। राइट, एज यू कैन सी दिस इज मेजरली यस, जहाँ पर है कि हमें ज्यादातर रिस्पॉन्स नहीं मिलते हैं, या वेग रिस्पॉन्स मिलते हैं। राइट, ओके ओके। सो अब एक और सवाल है कि क्या आपको लगता है कि प्रपोजल रिजेक्ट इसलिए होता है क्योंकि हम काम अच्छा नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मन में ये सवाल आते होंगे कि हम काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, या हमारी तरफ से प्रपोजल में कोई कमी रह गई है। बट लेट अस अंडरस्टैंड, ये यूजुअली नहीं होता है, बिकॉज गुड प्रोजेक्ट्स डोंट ऑलवेज गेट फंडिंग। जब ये बात करते हैं हम, वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग कि मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम बहुत अच्छा कर रही है, दे आर डूइंग आउटस्टैंडिंग वर्क, बट दे डोंट रिसीव ग्रांट। व्हाई? बिकॉज साइमल्टेनियसली उसी थीमेटिक पे कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जिनको फंडिंग मिल जाता है। सो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि दैट वी आर डूइंग गुड जॉब, बट somebody एल्स गेट द प्रपोजल, गेट दैट प्रोजेक्ट अप्रूव्ड, व्हाई नॉट मी? सो अगर मैं डोनर पर्सपेक्टिव से बात करूं तो वो ये देखते हैं कि क्या आपने जो प्रपोजल भेजा है उसमें फंड फंड की क्लैरिटी है, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के पास कॉन्फिडेंस है, क्या उसके पास वो क्षमता है कि वो डिलीवर कर सके, जो उन्होंने प्रपोज किया है वो डिलीवर कर सके। अगर मैं एग्जांपल लूं, से देर आर टू ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों सेम थीमेटिक पे काम करती है, एजुकेशन पे काम करती है। फॉर नाउ एक ने प्रपोजल में लिखा है वी वांट टू इम्प्रूव एजुकेशन, एक ने सेकंड ने लिखा है वी वांट टू रिड्यूस स्कूल ड्रॉप आउट्स, वी वांट टू टारगेट 500 ट्राइबल वुमेन्स across 20 villages, and this project is for the duration of 12 months. So आप देख रहे हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि किसको फंड मिलना चाहिए, विच इज ऑब्वियस द सेकेंड वन। बट वाई सेकेंड? बिकॉज दोनों का इंटेंशंस आर गुड। पहले ने भी बोला कि उनको एजुकेशन इंप्रूव करना है, सेकंड भी बोल रहे हैं एजुकेशन इंप्रूव करना है, बट सेकंड ने एक डेटा के साथ, एक मेजरेबल इम्पैक्ट्स के साथ बात की है। उसने पूरा एक स्टेटमेंट में क्लियर करा है कि वो कैसे करेंगे, वो भी एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे, बट वो डेटा के साथ बात कर रहे हैं, कितनों को टारगेट करेंगे, कहाँ पे करेंगे, कितने टाइम में करेंगे, विच मेक थिंग्स वेरी क्लियर। सो वो डोनर को एक ही गो में बहुत क्लैरिटी मिल जाती है, ओके दिस ऑर्गेनाइजेशन वेरी मच नो अबाउट व्हाट दे वांट टू डू। इफ यू टॉक अबाउट डोनर माइंडसेट, जैसे हम इसमें देख सकते हैं जो क्वेश्चंस है, तो हमें समझना पड़ेगा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, आप में से होंगे, हम भी होंगे, कि हम क्या करते हैं ना, हमें लगता है ग्राउंड में ये चीजों की जरूरत है, हमें जो चाहिए हम वो देते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि थर्ड पर्सन किस पर्सपेक्टिव से वो प्रपोजल देख रहा है। सो अगर हम ये बेसिक क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं डोनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब डोनर को ये प्रपोजल मिला, से XYZ प्रपोजल मिला फ्रॉम ABC NGO, तो वो देखेगा कि क्यों ये प्रपोजल लूं मैं, क्या है इस प्रोजेक्ट पे, वाई नाउ, अभी ये प्रोजेक्ट क्यों करना चाह रहे हो, वाई दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्यों मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को लूं,
ऐसा क्या डिफरेंट कर रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन? वाई दिस कम्युनिटी? इस कम्युनिटी को ही आप क्यों टारगेट कर रहे हो? व्हाट विल चेंज अगर आप ये प्रोजेक्ट करोगे? तो आप ऐसा कौन सा चेंज लेके आ रहे हो? हाउ विल सक्सेस बी मेजर्ड? आप सक्सेस को कैसे मेजर कर रहे हो? व्हाट आर द एक्टिविटीज यू आर डूइंग? आपको थोड़ा क्वांटिफाई करना पड़ेगा। इज दिस द बजट रेलिवेंट? क्या आप जो बजट बता रहे हो क्या वो रीजनेबल है? कई बार हम क्या करते हैं, बजट कुछ और कहता है, अंदर की स्टोरी, अंदर का कंटेंट कुछ और कहता है। हम उस पर आगे अभी डिटेल पे बात करेंगे। एंड कैन द ऑर्गेनाइज डिलीवर? क्या वो ऑर्गेनाइजेशन डिलीवर कर पाएगी? क्योंकि हमें नहीं पता होता। हम सोचते हैं हम बेस्ट कर रहे हैं, बट पर्टिकुलर डोनर के पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं वेयर दे कैन कंपेयर। बट वी हैव टू स्टैंड आउट। हमें अपने में एक साबित करना है कि हाँ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास एक्सपीरियंस है, हमने पास्ट में किया है, हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता है और हम कर सकेंगे। हमें ये भी समझना है, एक प्रपोजल इज नॉट अ रिपोर्ट। एक प्रपोजल सिर्फ रिपोर्ट नहीं होता है, बल्कि वो इन्वेस्टमेंट पिच होता है। इफ अगर आप ये समझिए कि डोनर हर ऑर्गेनाइजेशन का ग्राउंड वर्क पे विजिट नहीं कर सकता, ना ही उनको पता होता है कि आप काम कैसे कर रहे हो। उनके लिए एक डॉक्यूमेंट ही काफी होता है कि वो आपको जज कर सके या आपके बारे में पता कर सके। वो होता है आपका पहला प्रपोजल। जब आपका प्रपोजल उन तक पहुंचता है, उससे वो स्टडी कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी केपेबल है। ओके, नाउ इफ यू टॉक व्हाई डोनर प्रपोजल मैटर। अगर हम ये सारी चीजें जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है, इसको अगर हम 3 सिंपल पॉइंट में डिलीवर करेंगे, सो क्या कर सकते हैं? फर्स्ट इज कन्वर्ट इंटरेस्ट इनटू कमिटमेंट। हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो बात कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें डोनर एक बार में नहीं समझता। फॉर एग्जाम्पल, आप पहली बार किसी डोनर से मिल रहे हैं, तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि वो डोनर आपको, वो आपको लाइक कर सकता है, आपके काम को लाइक कर सकता है, बट आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो एक ही बार में आपको प्रपोजल अप्रूव कर देगा। इट इज अ मैटर ऑफ मेकिंग देम इंटरेस्टेड इन योर वर्क। आपको थोड़ा सा एक कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, आपको उनके अंदर क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। सेकेंड इज व्हेन वी टॉक अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट। यहाँ पर आप देखिए, अगर आप प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, आप उसका सिल्यूशन दे रहे हैं, और आप ये दिखा रहे हैं कि आप रीजनेबली कितने अच्छे से प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं ग्राउंड में, तो एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन, वो पर्टिकुलर डोनर समझेगा कि ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन को पता है ग्राउंड में कैसे काम करना है, दे कैन गिव मेजरेबल रिजल्ट्स, सो दे विल गिव यू दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, और वो ट्रस्ट बिल्डिंग का प्रोसेस शुरू होगा। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। अब हम लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कैसे क्रिएट करें? आपने देखा होगा, कई एनजीओ के साथ ही ऑलरेडी चल रहा होगा कि आप, कई बार सेम डोनर आपको रिपीट फंडिंग देता है। वाई सो? बिकॉज आपने ऑलरेडी वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया है, आपने वो इम्प्रेशन बिल्ड कर दिया है कि वो आपके साथ कंटिन्यूस प्रोजेक्ट पे सपोर्ट करना चाहता है। सो इफ यू अंडरस्टैंड कि डॉक्यूमेंट में अब इसको कैसे लेके आए, हमने अभी तक जो बात की है वो ज्यादातर डोनर पर्सपेक्टिव, या हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सके वो चीज है। लेकिन अब जब प्रेजेंट करने की बात आती है, देन वी हैव टू प्रेजेंट इट थ्रू वन डॉक्यूमेंट। सो वो वन डॉक्यूमेंट क्या होगा? आप पे से कई ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं, सभी समझते होंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स और प्रपोजल में डिफरेंट होता है। अब कॉन्सेप्ट नोट कब देना चाहिए, प्रपोजल कब देना चाहिए, ये थोड़ा सा अगर हम समझ लेंगे, तो एक स्टेप ऑफ क्लैरिटी तक पहुंच जाएंगे कि अगर हम डोनर को फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहे हैं, व्हाट शुड बी आर पॉइंट ऑफ व्यू, हम कैसे उनको अप्रोच करें। कॉन्सेप्ट नोट तब देना चाहिए व्हेन योर पिच इज डायरेक्ट, योर पिच इज वेरी प्रिसाइज। हमें 2-3 पेजेस में ही, 2-3 स्टोरी में ही अपनी बात कह देनी है, तब उसके लिए हम कॉन्सेप्ट नोट यूज करेंगे। नो डिटेल बजट, ओनली एस्टिमेटेड कॉस्ट। कभी कभी क्या होता है ना, आप में से बहुत सारे लोग हैं होंगे जिन्होंने कॉन्सेप्ट नोट में काम किया होगा, हम कॉन्सेप्ट नोट में भी डिटेल बजट देते हैं, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप आइडिया पिच कर रहे हो, अगर पहली बार कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे मिल रही है, आप सिर्फ इसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो, सो ऑलवेज गो फॉर वन लाइनर। आप एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करो, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो फर्दर आपके पास आएंगे फॉर मोर डिटेल बजट। सो वी नीड टू सी कि हमें कॉन्सेप्ट नोट में बजट को लाइट रखना है। थर्ड इज यूज फॉर कोल्ड आउटरीच एंड न्यू डोनर इंट्रोडक्शन। कॉन्सेप्ट नोट ज्यादातर हम तब यूज करते हैं व्हेन वी नीड टू डू एन आउटरीच, हम किसी को रीच आउट कर रहे हैं, न्यू डोनर्स के पास जा रहे हैं। वी नेवर नो वी आर गुड इनफ फॉर देम एज इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट, क्या उनका आइडिया हमारा
रिक्वायरमेंट मैच करेगा। जब ये फर्स्ट टाइम होता है देन वी ऑलवेज पुश फॉर कॉन्सेप्ट नोट, वी नीड टू सी। क्योंकि आप प्रपोजल बनाओगे, आप अपना एफर्ट लगाओगे, आप टाइम लगाओगे, आप प्रपोजल भेजोगे, बट वो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होगा, यू विल फील लाइक हमारा इतना टाइम वेस्ट हुआ, हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। सो इट्स बेटर टू गो विद कॉन्सेप्ट नोट विद न्यू डोनर्स। डोनर डिसाइड वेदर टू इनवाइट अ फुल प्रपोजल। कॉन्सेप्ट नोट के बेसिस में कई बार डोनर डिसाइड करता है कि ओके, दिस इज गिविंग मी अ लिटिल इंटरेस्टिंग आइडिया, मैं इसे करना चाहता हूँ, लेट्स हैव अ कॉल विद ऑर्गेनाइजेशन। चलो समझते हैं कि ये क्या पिच कर रहे हैं, इनका आइडिया में कुछ बात तो है, हम इनके साथ कुछ आगे एक वन ऑन वन डिस्कशन करके एक प्रपोजल पे बढ़ते हैं। सो कॉन्सेप्ट नोट इज ऑलवेज लाइक कि आप स्लोली स्लोली आगे बढ़िए। फुल प्रपोजल तब आता है जब हमें पूरा नरेटिव देना होता है, 20 पेज तक जा सकते हैं, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से लॉजिकल चीजों पे बात कर सकते हैं, डिटेल बात कर सकते हैं, डिटेल बजट देंगे, डिटेल थ्योरी देंगे, अप्रोच देंगे, मॉडल देंगे, मेथोडोलॉजी देंगे, जिसपे हम हर चीज का एक सेक्शन क्लैरिफाई करेंगे। यूज ओनली डोनर आस्क फॉर अ फुल एप्लीकेशन। ज्यादातर आप फुल प्रपोजल तब भेजिए जब आपके डोनर ने आपको रिक्वेस्ट करी है कि हमें फुल प्रपोजल चाहिए। दीज आर इन केस ऑफ RFPs। जब रिक्वेस्ट आते हैं प्रपोजल्स के, तब कोशिश करिए कि प्रपोजल भेजा जाए। बेस्ट फॉर अ फॉर्मल कॉल फॉर प्रपोजल एंड रिन्यूअल्स। जब कोई कंटिन्यूस चल रहा है प्रोजेक्ट और सेकंड में कोशिश करना है कि नेक्स्ट ईयर भी सेम अप्रोच रहे, सो उसको मॉडिफाई करके अगर भेजने की बात है तब आप प्रपोजल यूज कर सकते हैं, या न्यू फुल फ्लैश प्रपोजल भी यूज कर सकते हैं, बट इन दिस केस यू कैन शेयर प्रपोजल। नेक्स्ट इज ऑफन रिव्यूड बाय अ डोनर कमिटी बिफोर अप्रूवल। कभी कभी क्या होता है, आपका प्रपोजल एक स्टेज आगे बढ़ गया, आपने PSUs को भेजा है, MNC भेजा है, कॉर्पोरेट भेजा है, उनके कई लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग कमिटीज होगी। एग्जीक्यूटिव कमिटी के पास गया, CSR कमिटी के पास गया, ट्रस्ट में गया, बोर्ड में गया, डिपेंडिंग कि कितना अमाउंट का प्रोजेक्ट है। सो उस केस में जब वो खुद आपसे बोले कि इस इनिशियल स्टेज में पहुंच चुका है, आगे चाहिए, तो आप डिटेल प्रपोजल अपने हिसाब से और चीजों को मॉडिफाई करके भेज सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द डोनर साइड। राइट, अब भी हम समझते हैं, हमने बात की है कि प्रपोजल और कॉन्सेप्ट नोट में क्या डिफरेंस है। बेसिकली ज्यादातर हमारा प्रपोजल जाता है जहां पर हम एक आइडिया को एक्टिविटी से लिंक करके इम्प्लीमेंटेशन और इम्पैक्ट और सस्टेनेबिलिटी तक पहुंचते हैं, वो होता है थ्रू प्रपोजल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड प्रपोजल का स्ट्रक्चर क्या होता है। आप सब एक्सपर्ट हैं, आपको पता है प्रपोजल कैसे बनाते हैं, बट कई कई बार हम कुछ छोटी छोटी चीजें मिस कर देते हैं और वो छोटी छोटी चीजें बहुत इम्पैक्ट करती है। जैसे कि कवर पेज एंड टाइटल। सो पहला पेज जो आपका होता है, आपने प्रोजेक्ट का कुछ नाम रखा है, टाइटल रखिए, उसका टैगलाइन दीजिए, प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई अच्छा इमेज है, ऑलवेज ट्राई टू यूज योर ओन प्रोजेक्ट इमेज। अगर आप AI डेवलप कर रहे हैं, आप ऑनलाइन निकाल रहे हैं, तो वाटरमार्क और कॉपीराइट्स का ध्यान रखिए। आप अपने प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो अपने इमेजेस लगाएंगे पास्ट एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट के, तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट और ऑर्गेनाइजेशन सबमिट कर रहे हैं तो XYZ ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल सकते हैं। एग्जीक्यूटिव सबरी, जो आप पूरे जिस्ट देते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में कि हम क्या बात कर रहे हैं, वो आप एक दो पैरा में समझा सकते हो कि किस लोकेशन पे कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कहाँ करेंगे और क्या करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ नीड। स्टेटमेंट ऑफ नीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम सीधे इंट्रोडक्शन पे जंप कर जाते हैं, वी डू नॉट नो कि स्टेटमेंट ऑफ नीड बहुत जरूरी है। दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जहां पर आप बता रहे हो कि नीड क्या है प्रोजेक्ट की, एंड अगर आप ये डेटा से एविडेंस के साथ बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, this much ratio of students in tribal area, या this much percentage is critical in India। so अगर आप डेटा देके बताएंगे तो वो आपकी एक्सपर्टीज दिखेगी कि आपको इसके बारे में पता है। सो नीड इज ऑलवेज रिक्वायर्ड बट विद डेटा। हम कई बार एक बहुत जेनरिक लिख देते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं और एक स्टोरी बता देते हैं, बट वी नीड टू बी वेरी क्रिटिकल जब हम नीड की बात कर रहे हैं तो। अबाउट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट किसके बारे में है उसके बारे में बताना जरूरी है, उसको गोल और ऑब्जेक्टिव से रिलेट करना स्टोरी है कि इस प्रोजेक्ट का गोल क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो आप, और एक्टिविटीज क्या होगी, बेनिफिशरीज कौन होगा। नाउ हेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड पॉइंट नंबर 6, बेनिफिशरी और टारगेट कम्युनिटी में डिफरेंस क्या है। कई बार आपने देखा होगा आप लोग बेनिफिशरीज बता देते हैं, और से एग्जाम्पल 500 ट्राइबल स्टूडेंट्स को आप टारगेट करना चाहते हो, बट वो 500 ट्राइबल स्टूडेंट्स को अगर आप फर्दर डिफाइन करोगे कि आप टारगेट किसे कर रहे हो, कौन सी कम्युनिटी को, EWS कैटेगरी, या आप बता दो कि ट्राइबल है,
उनके पेरेंट्स हैं, इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज। तो अगर आप डिफरेंस क्रिएट करोगे बेनिफिशियरीज एंड टारगेट कम्युनिटी में, तो वो क्लैरिटी मिलेगा, उनको फुल फ्लेज क्लैरिटी मिलेगा। इफ यू टॉक अबाउट टाइमलाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान, यहाँ पर आप देखो कई बार होता है लोग वन लाइनर लिख के छोड़ देते हैं, 12 महीने ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, टाइमलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 18 मंथ्स, जितना आपने प्रोजेक्ट में प्रपोज किया है। बट अगर इसे आप एक्टिविटी बाय एक्टिविटी ब्रेकअप देंगे, कि फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है, कोई कंप्यूटर लैब सेटअप है, तो प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल है, इंस्टॉलेशन है, ट्रेनिंग है। सो ये जो वन ऑन वन एक्टिविटी है, आप बताइए, क्या अंट चार्ट के थ्रू बताइए, आप टेबल के थ्रू बताइए कि आप 1 मंथ में कंप्लीट कर रहे हो, 2 मंथ में कंप्लीट कर रहे हो। सो जस्ट वन लाइनर विल नॉट वर्क, यू नीड टू एक्सप्लेन इट, यू नीड टू डिफाइन इट थ्रू योर गैन चार्ट, जिस पे हम डिटेल पे बात करेंगे आगे स्लाइड्स पे। नाही आता विंडोज झाले तर विंडोज वाल्याकडून भेटतील ते म्हणजे मधली छोटी आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज म्यूट। थैंक यू। मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क, कई बार हम एमएनई को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है या प्रोजेक्ट में इतना रेलिवेंट नहीं है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन होता क्या है। हर एक प्रोजेक्ट में, एक इम्प्लीमेंटेशन साइकिल में आपको मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपको आपने जो भी प्रोजेक्ट माइलस्टोन रखा है उसको मॉनिटर करना है। कहीं पर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, रिस्क आ रहा है, उसे मिटिगेट करना है, उसका सोल्यूशन देना है, दैट कैन बी पॉसिबल थ्रू एमएनई। देर इज अ प्रॉपर फ्रेमवर्क वी कैन टॉक अबाउट इन द लेटर स्लाइड्स, हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट इज बजट एंड बजट नरेटिव। दो डिफरेंट चीजें हैं जो यूजुअली हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बजट इज सिंपली आपने टेबल बनाया, कितना केपेक्स है, कितना ओपेक्स है, कितना ह्यूमन रिसोर्स है, एडमिन चार्जेस एक्सेट्रा। लेकिन कई बार हम बजट लिख के छोड़ देते हैं। से एग्जाम्पल, आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 5 lakhs डाला, अब वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ब्रेकअप क्या है, उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप 5 lakhs में क्या क्या करोगे। अगर आप सोचिए कि थर्ड पर्सन देख रहा है, इस केस में डोनर देख रहा है, दे वांटेड टू हैव अ जस्टिफिकेशन ऑफ द ब्रेकअप। कई बार हम सिर्फ बजट के अमाउंट्स लिख देते हैं, देर इज नो ब्रेकअप, नो नरेटिव, नो जस्टिफिकेशन। आप अगर बाइफरकेट करेंगे तो वो क्लैरिटी देगा डोनर को कि कहाँ पर कितना अमाउंट किस लिए यूज हो रहा है। सो दे विल बी मोर देन हैप्पी कि आपको पता है कि आप कहाँ पर किस सही जगह पे अपना अमाउंट, प्रोजेक्ट का अमाउंट लगा रहे हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे, आप अपने बारे में बताएंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने क्या अचीव किया, आपके अचीवमेंट्स, आपके इम्पैक्ट्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, और आप ओवरऑल भी बता सकते हैं जिससे एक आपका इंप्रेशन पड़े। एक्सपेक्टेड आउटकम इम्पैक्ट, अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो एक आउटकम होगा, उससे एक इम्पैक्ट होगा जो कि इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑलवेज प्लीज कीप दैट इन माइंड कि अगर आप इम्पैक्ट कर रहे हैं, इट हैज टू बी ऑलवेज मेजरेबल। कई बार इम्पैक्ट में भी हम स्टोरी लिख देते हैं, इम्पैक्ट इज ऑलवेज क्वान्टिफाइड। कितने नंबर आपको अचीव करने थे, वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं, एज एन इम्पैक्ट वो जरूर आना चाहिए, जिसमें हम अभी आगे लेटर डिस्कस करेंगे आगे के स्लाइड्स में। सस्टेनेबिलिटी प्लान एंड एग्जिट प्लान, एज पर न्यू एसडीजीज वी शुड बी नोइंग कि अभी हर एक डोनर को ये जानना होता है कि कल को वो डोनर सपोर्ट नहीं करे या प्रोजेक्ट पीरियड ओवर हो जाए, वो ड्यूरेशन खत्म हो जाए, तो आप उसको सस्टेनेबल कैसे बनाओगे। व्हाट आर द न्यू थिंग्स यू आर एडिंग। आप सिर्फ और सिर्फ एक सेंटर सेटअप कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, बट उनको सस्टेनेबल कैसे बना रहे हो, आप उनका स्किल डेवलप कर रहे हो, आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, आप उनको हैंड होल्ड कर रहे हो। सो ये एग्जिट प्लान जरूर होना चाहिए जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है डोनर के परस्पेक्टिव में। ऑब्वियसली देर हैज टू बी कंक्लूजन, पूरे प्रोजेक्ट के बारे में एंड में आप कंक्लूड करेंगे। एंड अगर आपने कवर पेज रखा है तो एंड पेज रखना है विद योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सो दैट दे कैन गेट बैक टू यू इन केस इफ दे वांट टू। राइट, नेक्स्ट वील टॉक अबाउट प्रपोजल फ्रेमवर्क। ये जो हमने अभी लास्ट में डिस्कस करा है इसके पहले वाले स्लाइड में, कि प्रपोजल पे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है सेगमेंट बाय सेगमेंट, इसमें हम 3 बेसिक चीजों पे बात करेंगे जो एक प्रपोजल हमेशा क्वेश्चन करता है थर्ड पार्टी से, आई मीन इन दिस केस डोनर से। वो हमेशा देखना चाहेंगे वो नीड है कि नहीं, क्या उस प्रोजेक्ट की नीड है, और अगर नीड है, वो प्रॉब्लम है, तो कैसे आप उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो, क्या उस प्रॉब्लम के बारे में आपको पता है। अगर आपको नीड होगी, प्रॉब्लम के बारे में पता होगा, तो आप उसका अप्रोच भी बताओगे, आप उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताओगे, आप बताओगे कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस तरह से करेंगे। एंड देन लेटर इट विल गिव यू अ प्रॉपर इम्पैक्ट विच इज
कि जो आपने प्रॉब्लम बताया, जो सोल्यूशन बताया, वो सोल्यूशन कैसे इम्पैक्ट में कन्वर्ट हुआ, कितने लोगों को आपने इम्पैक्ट किया और कब किया। तो ये तीन मेजर चीजों का अगर जवाब मिल रहा है प्रपोजल में, तो आपका प्रपोजल एक विनिंग प्रपोजल की तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट प्लीज। राइट। आई थिंक आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा कि इम्पैक्ट को मेजर कैसे किया जाए। इम्पैक्ट को अगर हम बाइफरकेट करेंगे चार चीजों में, इट विल गिव यू फोर थिंग्स: इनपुट, आउटपुट, आउटकम एंड इम्पैक्ट। ज्यादातर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आउटपुट और आउटकम सेम है, या हम कंफ्यूज हो जाते हैं आउटकम और इम्पैक्ट सेम है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड ये छोटी छोटी चीजें आपस में बहुत डिफ्रेंशिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जब आप इनपुट की बात कर रहे हैं, इनपुट मीन्स व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग, व्हाट यू आर गिविंग इन द प्रोजेक्ट। अगर हम लाइवलीहुड का एग्जांपल लेके अगर मैं आपको समझाऊं, तो आप एक लाइवलीहुड का प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें आपने क्या इन्वेस्ट किया है, आपने उसमें डाला है बजट, उस बजट से आपने स्विंग मशीन खरीदा, उस बजट से आपने ट्रेनर्स को लिया, उस बजट से आप ट्रेनिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल ले गए, राइट। अब वो कैसे आउटपुट पे कन्वर्ट होगा? सो अगर आपका इनपुट कमजोर है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट ही कम किया है या वीक किया है, तो रिजल्ट भी वीक ही आएगा। बट अगर आप इनपुट अच्छे से कर रहे हो, तो आपका आउटपुट, आउटकम, इम्पैक्ट भी इंक्रीज होगा या अच्छा रिजल्ट देगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट आउटपुट, आउटपुट क्या होता है? आउटपुट वो एक्टिविटीज है जिसके थ्रू आप आउटकम अचीव करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस केस इफ यू टॉकिंग अबाउट लाइवलीहुड, सो इस केस में जैसे हमने इन्वेस्ट किया ट्रेनर्स को, ट्रेनिंग मटेरियल्स को, स्विंग मशीन को, तो उस एक्टिविटी क्या कर रहे हैं हम, आउटपुट क्या कर रहे हैं कि उससे 50 वुमेन ट्रेंड हो गए और 10 सेशंस लिए, हमने 10 सेशंस को कंडक्ट किया। ये एक प्रोसेस है। नाउ अब आउटकम क्या होता है? आउटकम एक शॉर्ट टर्म होता है और इमीडिएट होता है। जैसे आपने 50 वुमेन को ट्रेन किया, तो इंस्टेंटली आपने देखा वो ट्रेनिंग पाके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, उनके अंदर एक स्किल बिल्ड हुआ। बट दिस इज वेरी अर्ली साइंस ऑफ इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि ये इमीडिएट है, तुरंत दिखा। ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, वी आर नॉट श्योर। बट वॉट इज इम्पैक्ट नाउ? इम्पैक्ट इज लॉन्ग टर्म, जो कि आगे चल के हमें बेनिफिट दे रहा है, बैक ऑन बैक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने 50 वुमेन को ट्रेन किया, 10 सेशंस कंडक्ट करे, उनसे उन वुमेन्स का इनकम जनरेशन बढ़ गया, उन्होंने कोई एंटरप्रेन्योर बन गया, कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, उससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, उनके हैंड होल्ड कर सकते हो आगे चल के, उनके वो एजुकेशन पे अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकते हैं। तो it's like it will be a real transformation and it will be a long term. So impact from input, this is the big difference that we usually ignore. क्योंकि हम सोचते हैं हमने इनपुट डाला है और हम डायरेक्टली बात करते हैं कि कैसे फटाक से इम्पैक्ट दिख जाए। बट नो, आपको इम्पैक्ट तुरंत नहीं दिखेगा, बिकॉज इम्पैक्ट टाइम लगता है, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस विच गोज वन बाय वन थ्रू आउटपुट एंड आउटकम। और आप कोई भी अपना प्रोजेक्ट उठा के अगर आप इस चीज पे स्टडी करिए या इसके बारे में सोचिए, तो आप देखिए आपने इनपुट लगाया, आउटपुट लगाया, आउटकम लगाया, तो आपको इम्पैक्ट जरूर दिखेगा। सो वी नीड टू मेक श्योर कि ये चीजें हमारे प्रपोजल में अगर क्लियरली डिफाइन हो रही है, तो डोनर विल बी वेरी मच कन्विंस्ड, बिकॉज उनको पता है कि आपको चीजें आ रही है और आप कर पाएंगे। दे हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू। या नाउ ये मैं सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ज्यादातर हम कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं कि प्रपोजल्स रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आप अपने चैट्स खोलें और रिस्पॉन्स करें, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी टू हेल्प यू आउट। हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करना इजी रहेगा। या आई वुड रिक्वेस्ट थोड़ा इसको इंटरेक्टिव करते हैं, एंड इफ यू कैन मेक मी अंडरस्टैंड कि क्या कॉमन मिस्टेक्स होता है जिसकी वजह से यूजुअली प्रपोजल्स रिजेक्ट होते हैं। Okay, not understanding the company's exact need. All right. Anyone else? One, I got Nikita ma'am. Actually, that person directly messaged me that the work we do isn't what the donor would support. All right. LFA not in order. Got it, Kavya. Lack of clarity throughout the project, setting up upside targets. Okay. Not understanding donor need and sometimes the donor proposal format. Not it. All right. So I think
आप जो कहना चाह रहे हैं मैं भी उसी के बारे में बात करूंगी। कैन वी कम वन ऑन वन, काव्या? राइट। एज वी नो कि हम प्रपोजल जब करते हैं वी डू नॉट गिव अ सिग्निफिकेंट एविडेंस। हम बात कर रहे हैं बट वी आर नॉट गिविंग एनी डेटा प्रूफ, वी आर नॉट टॉकिंग विद डेटा, वी आर टॉकिंग वेग। एक बहुत ही जेनरिक प्रपोजल होता है, बेसिक कंटेंट में रहता है। वीक ऑब्जेक्टिव्स, हेयर वीक ऑब्जेक्टिव मीन्स आपने बताया है, आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको पता है ग्राउंड में आप कैसे करोगे, लेकिन आप वो पेपर में नहीं क्लैरिफाई कर रहे हो, या आप कर रहे हो तो वो उतना केपेबल नहीं है जिससे आपका प्रपोजल सपोर्ट हो सके। बजट क्लैरिटी नहीं है, पुअर बजट है, आपने जो कंटेंट में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कह रहे हो 10 कंडक्ट कराओगे ट्रेनिंग सेशंस फॉर विमेन लाइवलीहुड में, लेकिन आप बजट में लिख रहे हो 8 कराओगे, मतलब क्लैरिटी नहीं है आपको खुद कि आप बजट में क्या अमाउंट लिख रहे हो और अंदर कंटेंट में क्या बात कर रहे हो। सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं की है, हमने सीधे बोल दिया कि प्रोजेक्ट हो गया हम कर लेंगे, बट वेन डोनर आस्क यू कि कैसे कर लोगे इफ आई विल नॉट बी देयर आफ्टर 1 ईयर, या हमारे अलावा या कोई और को ले रहे हो आप, कैसे आप मेंटेन करोगे, देन व्हाट इज द एग्जिट प्लान, यू नीड टू आंसर दैट। एक सस्टेनेबिलिटी अप्रोच जरूर होना चाहिए। अब आपने चैलेंजेस फेस किया बट देर इज नो रिस्क मिटिगेशन, आपको नहीं पता उस चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, नो क्लैरिटी फॉर दैट इन द प्रपोजल। आपका प्रपोजल बहुत बेसिक है, जैसे मैंने एजुकेशन वाला बताया कि आप एजुकेशन में चेंज लाना चाहते हो बट कैसे लाना चाहते हो आपको खुद नहीं पता, या आपका कोई यूनिक मॉडल नहीं है। तो जब तक आप कुछ इनोवेशन नहीं करोगे, यूनिक नहीं करोगे, वो डोनर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। नो मेजरेबल इम्पैक्ट, जैसे मैंने बताया कि जब तक आप कोई इंडिकेटर्स नहीं डालेंगे, जैसे कि आप कोई नंबर्स पे बात नहीं करेंगे, तो आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे, एंड यू कैन नॉट मेजर दैट, यू कैन नॉट चेक कि कितना इम्पैक्ट लाया। क्योंकि अगर आप नहीं बता रहे हो कि 500 बेनिफिशरीज को टारगेट करना है, देन लेटर हाउ यू विल मेजर। बस आपने बात की है कि बेनिफिशरीज को टारगेट करना है, स्कूल स्टूडेंट्स को टारगेट करना है, बट कितने स्टूडेंट्स को करना है, जब तक वो आप इंडिकेटर नहीं डालोगे आप वो मेजर नहीं कर पाएंगे। मेनी द टाइम्स वी हैव सीन कि वो पुअर फॉर्मेटिंग है, इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, एक पेज में फॉन्ट कोई दूसरा है, दूसरे पेज में दूसरा है, ओवरलैप है, जम्बल्ड अप है, और कई बार कॉपी पेस्टेड है। सो अगर हम कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं, जैसे कहते हैं कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, सो अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो यू हैव टू बी श्योर कि वो कंटेंट में आपके बारे में बात हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की चीजों के बारे में बात हो। राइट, सो इफ वी कैन रिलेट द कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, अगर हम उनको अवॉइड करें तो प्रपोजल एक विनिंग प्रपोजल के एक और स्टेप अहेड जाएगा। जैसे कि बहुत वेग प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं, एविडेंस नहीं देते, बजट क्लैरिटी नहीं होती है। कई बार आप देखिए, आप जब डोनर को प्रपोजल देते हो, मेनी टाइम्स व्हेन डोनर कम्स बैक, उनका सबसे पहले क्वेश्चन होता है बजट को लेके, दे वांटेड टू डिस्कस बजट विद यू, बिकॉज उनको क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है कि आप क्या बात कर रहे हैं। इग्नोरिंग द डोनर स्पेसिफिक प्रायोरिटीज, आई थिंक आप में से किसी ने चैट में पूछा है कि डोनर का कैसे हम पता चले कि क्या नीड है। जब आप डोनर से इंटरेक्ट करते हैं, आप जब एक्सप्लोरेशन स्टेज में होते हैं इनिशियली डोनर के साथ, सो वो आपको बताएंगे उनके सीएसआर पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, उनके ऑपरेशनल एरियाज एस्पिरेशनल एरिया के अकॉर्डिंगली कौन सा लोकेशन है, किस लोकेशन पे करना चाहते हैं, किस थीम पे करना चाहते हैं। इफ दे आर वेरी मच सिंपली टेलिंग यू कि एजुकेशन में एनीथिंग, आप एजुकेशन में कुछ भी ले लीजिए, लेकिन अगर वो कह रहे हैं वो डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं, आईसीटी लैब्स करना चाहते हैं, या एजुकेशन में कुछ बच्चों के लिए करना चाहते हैं, 1 to 6 क्लास बच्चों को जेंडर सेंसिटाइजेशन चाहते हैं, तो सो दे आर वेरी मच क्लियर, वो क्लियरली बता रहे हैं उनका रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन अगर आप डोनर प्रायोरिटीज को इग्नोर कर रहे हैं और आप ग्राउंड रियलिटी से जाना चाहते हैं, बट आप ग्राउंड से भी जाइए तो आप मैच मेकिंग करके जाइए ताकि वो डोनर को होल्ड करके रखें। सो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि आप डोनर की प्रायोरिटीज को इग्नोर ना करें, उनकी बात समझें, उनके तरीके से करें। क्लटर डिजाइन, पुअर क्वालिटी इमेज, अभी हमने ऑलरेडी बात की है कि बहुत सारा कंटेंट दे दिया, डिजाइन क्लियर नहीं है। सो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप प्रपोजल बना रहे हैं तो इन्फोग्राफिक का यूज करिए। इमेज में नंबर्स है ज्यादा तो नंबर्स को हाईलाइट करिए ताकि वो आई बॉल्स होल्ड करे, डोनर को रोक के रखे। ओके, आपने 10 लाख बच्चों को पास्ट में ट्रेन किया है, आपने 200 कंप्यूटर लैब सेटअप किया है, आपने 8 स्टेट्स में आपका ऑलरेडी प्रेवलेंस है। सो अगर आप नंबर्स को हाईलाइट करेंगे दे इट विल अट्रैक्ट डोनर। सो आप कोशिश करिए इमेजेस अच्छी हो,
पुअर क्वालिटी ना हो, हाई रेजोल्यूशन इमेज हो, कॉपीराइट ना हो एंड वाटरमार्क ना हो। कई बार हमारे पास भी जब प्रपोजल्स आते हैं, मेनी टाइम्स वी हैव आस्क्ड ऑर्गेनाइजेशन कि आप प्लीज अपने प्रोजेक्ट की डालिए, वो डोनर को इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि वो देख रहे हैं ऐसा इमेज पहले कभी नहीं देखा। आज के जमाने में एआई भी है विच इज ओके, बट आई वुड रिकमेंड एआई आप कवर पेज फर्स्ट पेज में यूज करिए। इंटरनली प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट इमेज यूज करिए। ओवरली कॉम्प्लेक्स और जार्गन हैवी लैंग्वेजेस, लैंग्वेज कई बार हम बहुत ज्यादा इंग्लिश करते हैं। डोनर डजंट वांट टू नो इंग्लिश, उनको फैक्ट चाहिए, प्रॉब्लम है क्या, सोल्यूशन है क्या, इम्पैक्ट मिलेगा। अगर आप ज्यादा स्टोरी बता रहे, ज्यादा इंग्लिश बता रहे, इट डजंट मेक एनी सेंस। उनके लिए वो कुछ मायने नहीं रखता, दैट विल बी अ रबिश फॉर देम, क्योंकि उनको वो क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है। सिंपल इंग्लिश विल गिव मोर क्लैरिटी टू देम। सो हम अगर अपने कंटेंट को सिंपल वर्ड्स में सिंप्लीफाई करके बताएंगे, वो ज्यादा इंप्रेशन क्रिएट करेंगे। राइट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर किसी को कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज। Thank you so much, Nikita ma'am. Yet it was a very insightful session to understand the proposal and concept not in a go. So, अब this platform is for our participants. ये platform मेरे participants के लिए है। अगर आपके पास कोई भी questions हैं, आप अपना को unmute करके भी पूछ सकते हैं। नहीं तो हमारे पास chat box है, आप वहां पर अपने questions भी पूछ सकते हैं। If you have any doubt, any questions, you are free to ask. Ma'am, we have one question. How can AI help us in preparing reports? We are a grassroots level NGOs, can't afford high amount to get reports made. Right, I think Shivani asked this question, right? Yes. Shivani, can you let me know which organization you are from? Inside Me. Okay, Shivani, thank you for this question. I would like to answer that AI would help you a bit. वो आप जो कमांड दोगे वो आपको वही देगा, बट यू नो द ग्राउंड रियलिटी। आपको पता है कि ग्राउंड में क्या चीज की जरूरत है, कैसे हेल्प चाहिए। इफ यू आर नॉट एबल टू डू एंड अफोर्ड हाई, यू नो द वर्ड विच यू सेड दैट आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक अच्छा रिपोर्ट बनाना, देन वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। आप हमें रीच आउट कर सकते हो एंड द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। वी हैव आवर एक्सपर्ट टीम एंड अगर आपको उसके अलावा भी देखना है कि आप अपनी तरीके से कैसे कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। यू जस्ट हैव टू पुट व्हाट यू डू। आप जो काम ग्राउंड पे कर रहे हो उसे लाना है, बट यू जस्ट नीड टू फॉलो द स्ट्रक्चर। आप अगर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो कि पहले स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूटिव समरी आ रहा है, इंट्रोडक्शन आ रहा है, अबाउट प्रोजेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्टिव आ रहा है एंड सो ऑन। सो अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आप हर एक चीज का जवाब दे रहे हो, जैसे हमने सेशन पे देखा, दैट विल गिव अ प्रॉपर रिपोर्ट। डिजाइनिंग आप एआई की हेल्प नहीं ले सकते, यू कैन यूज योर ओन इमेज, बट आज के जमाने में एआई विल हेल्प यू आउट इन बेस्ट पॉसिबल वेज। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। इफ इट इज नॉट पेड, देयर आर मेनी like Claude and ChatGPT, which is basic, which can give you good images and as well as a kind of basic report at least. Rest you can we can help you out. Thank you very much. Hello, Yeah. Namaste. This is Shripal Hegde from Seva in Action, Bengaluru. My question is because, मैडम सुन रहे हैं ना आपको? Yeah, I can hear you. हाँ, क्योंकि because we are working with the cross disability, particularly intellectual disability, CP, Down syndrome, and autistic. So we are planning to upgrade our production unit for the disabled kids, along with the placement for there, because we are starting a skill development training for them, digitization computer training center. So while we are going for crowdfund, no, uh, they are asking the huge number, but in disability sector, we can't make for a food category or some like that. But they are asking, वो लोग पूछते क्योंकि हमको नंबर ज्यादा ज्यादा चाहिए। हम बता रहे हैं उसको क्योंकि हम ज्यादा नंबर नहीं दे सकते, लेकिन बेनिफिशियरी के साथ साथ हम उनका फैमिली मेंबर को भी ऐड कर सकते हैं ना, क्योंकि जो बच्चे जो इंडिपेंडेंट होते हैं ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट और प्रोडक्शन यूनिट पे जो काम करते हैं, वो लोग बच्चों को जो स्टाइपेंड देते हैं महीने में 5, 6, 7 हज़ार रुपए, जी जी। लेकिन वो सिर्फ बच्चे नहीं है बेनिफिट, तो फैमिली को भी जाता है। सी हाउ टू add the number is okay with the added the family members number in proposal. ओके, ओके, आप यहाँ पर नंबर एज एन बेनिफिशियरी की बात कर रहे हैं, राइट?
हाँ, बेनिफिशियरी का नंबर कम होते, लेकिन क्योंकि हम ज्यादा बच्चों को नहीं लेते, एक बैच में मैक्सिमम 15 और राइट 20 तक लेते हैं। राइट। हम्म। हम्म। नहीं, इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि जब आप प्रपोजल बनाए तो यू ऑलवेज ट्राई टू पुट डायरेक्ट बेनिफिशियरी, इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी, ताकि हमारे डोनर को देखे कि ओके डायरेक्टली 500 बच्चों को इफेक्ट कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है बेसिकली, एंड उसका हाँ। इनडायरेक्ट बेनिफिट 1000 लोगों पे कर रहा है जो कि उनके फैमिली है। बहुत सारे हाँ। डोनर दे वांटेड टू सी इम्पैक्ट इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ। एंड आप कोशिश करिए, कई बार जब आप बजट बनाइए ना, देन प्लीज ट्राई टू पुट आप उसका पॉइंटर्स, जैसे आप ट्रेनिंग देना, आप ऐसा भी कोशिश करिए कि अगर आप प्रोडक्शन यूनिट में आप बच्चों को से बेनिफिट कर रहे हो, लेकिन हाउ यू हम्म। कैन इनडायरेक्टली बेनिफिट देयर पेरेंट्स या कम्युनिटी, तो आप उसका कंपोनेंट भी बजट में लेके आओ। आप कम्युनिटी मोबिलाइजेशन या कम्युनिटी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू ला वो सकते हो, या उनके लिए एक मिनट, ट्रेनिंग ला हाँ, सकते हो। एक ये मिनट में जो 20 बच्चों को हम प्रोडक्शन यूनिट में अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम दे बता रहे हैं जो वेंडर फंडर्स को, क्योंकि साथ साथ जो पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं ट्रेनिंग में, उन लोगों को भी हम ट्रेनिंग देते हैं। सो वी आर इन्वॉल्विंग, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे। जो प्रोडक्शन यूनिट जब बढ़ते रहते हैं, जो प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, जो सेल्स हो जाता है ना, वो इनडायरेक्टली फैमिली को भी, दे आर आल्सो गेटिंग द बेनिफिशियरी थ्रू राइट। द, हाँ। सो हाउ टू एक्सप्लेन द फंडर्स, हमारा काम ऐसे है, क्योंकि मैं चैलेंज कर रहा हूँ मैं, लेकिन आज थोड़ा मैं एक्सप्लेन किया उन लोगों को, लेकिन राइट। फिर भी वो बोलते हैं बहुत नंबर कम दिखते हैं हमको। नो, आई गॉट डायरेक्ट द पॉइंट। बेनिफिशियरी, हाँ, कैन आई नो योर नेम प्लीज? क्योंकि एक बार हाँ, नाम बोलिए बताइए। ना। हाँ, नहीं नहीं, कैन आई गेट योर नेम प्लीज? मेरा नाम है श्रीपाद हेगड़े, सेवा एंड एक्शन बेंगलुरु से। Okay, हम okay, वर्किंग विद श्रीपाद जी, डिसेबिलिटी। got हाँ। it, got it. We can हाँ। get it to a common call and discuss it detail. मैं आपका एक बार ओके। अगर प्रपोजल देखूंगी तो आपको हेल्प आउट कर जाऊंगी, because I need to understand what data you have taken and how you are coming to the conclusion, how many numbers you are targeting and indirectly directly benefit किसे कर रहे हैं, वहाँ का ओके। demographic क्या है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। But I can ओके। help you out with this. We have expert team as well. But इसका solution ये है that in to donor you have to clarify clearly that okay, this is the project, this is what we are talking about, this much number it will benefit, but of course there is a sustainability approach in it, and this is how it will create a long term impact which will be their families as well. So if we give clear picture to them, they'll definitely understand, but we can get into a separate call to discuss. डेफिनेटली, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक Good afternoon. Yes I'm sir. Lata Srinivasan from Sampurna Shiksha. We are Yes. from Mumbai and into education into education. So I would like to just know that if you give a proposal, can you review that and give it to us? Right, we can get into a call to discuss on that, no problem. Okay. Thank you. Now, there are few questions on the chat as well. Okay, Nikita ma'am, I'm having just one more question for you. Okay. It is compulsory every time to send the concept note as initial step for reaching out before submitting the proposal to company. Yeah, I would say it is not compulsory, but yeah, this is the right approach, I would say, because if donor is new to you and you are new to them, they might feel that, okay, there are too many organizations reaching out to them with all the proposal idea, but they do not need it. So first is to create a kind of connection, trust, building your rapport. For that, if you just give them a little highlight, so that it will create a kind of, curiosity in them, okay, which is the organization doing such a wonderful job, let us know more about it. So if you wanted donor to come back to you after giving such just an idea, if this will be the concept note which will help, so always try to give concept note. It is not compulsory. If you wanted, see, there are RFP many times, many PSUs, many corporate give RFP where you need to submit full-fledged proposal. No problem, you can give a detailed proposal. But if it is just a outreach, a new interaction, try to go with concept notes, because that will hold a kind of impression of yours, and they will definitely get back because they will see, okay, this is something new. And always try to keep your proposals something unique, so that it will make them feel, okay, let me talk to the organization. So for my recommendation, I would always suggest go for concept note if it is just the approach. Okay, thank you so much, Nikita ma'am, for your time and for the other participants. आपके क्वेश्चन हम पर्सनली आपको चैट बॉक्स पर आंसर कर देंगे. ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं आके सेशन को बढ़ाना चाहूंगी. एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस नम्रता.
And over to you, ma'am. Thank you so much, Kavya, for welcoming me. And thank you so much, Nikita, to explain the details of the proposal. आपका हम लोगों ने अभी तक इस पहले सेशन के पहले भाग में ये समझा कि प्रपोजल में क्या क्या होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किस चीजों का ध्यान से कैसी मिस्टेक से आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो सकता है। तो वो एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जो मैक्सिमम एनजीओ के पास कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे क्योंकि हर एक टॉपिक अपने आप में एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है। तो हर एक टॉपिक को अगर हम सारांश में समझना चाहें, कम शब्दों में समझना चाहें तो उसको किस तरीके से समझें। तो सबसे पहले जैसे हमारा पहले सेशन का टॉपिक शुरू हुआ था नीड समझने में। बहुत सारी हमारी जो एनजीओज है उसका जो ओरिजिन हुआ है वो समाज की समस्याओं को समझते हुए हुआ है कि समाज में इस प्रकार की समस्या है जिसको हम हल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उस एनजीओ का ओरिजिन हुआ। पर आज के समय में जब हम कॉर्पोरेट में जाते हैं या फिर जब हम अपने डोनर्स के पास जाते हैं, हमें ये समझना पड़ेगा कि वो डोनर उस जगह से नहीं आते हैं। वो डोनर उन लोगों को नहीं जानते हैं, उस एरिया को नहीं जानते, उस डेमोग्राफी को नहीं जानते, उस प्रॉब्लम को भी नहीं समझते। बहुत सारे डोनर्स ऐसे भी हैं जो शायद कभी अपने ऑफिस से भी बाहर ना निकले हों। उनको किस प्रकार से हम अपनी बात समझाएं कि समाज की ये आवश्यकता है और हमको इस आवश्यकता के ऊपर काम करना है, काम करना चाहिए, किस तरीके से उनको कन्विंस करें, इसी के ऊपर हमारा नीड बेस करता है। जो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे पहले डालते हैं, पहले आपने समझा कि किस तरीके से प्रपोजल डेवलप होता है, पहले आप इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद आप अपनी नीड और प्रॉब्लम पे आते हैं। तो इसको हम लोगों को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने का जरूरत है। अब ज्यादातर जो कंसेप्ट नोट या फिर प्रपोजल हमारे पास आते हैं या फिर हमने लोगों से बात करके समझा और देखा है, उसमें दो प्रकार के आते हैं। जैसे पहले भी आपने समझा कि एक कमजोर स्टेटमेंट क्या होता है। Many children in our area do not go to the school and need help. अब यहाँ पर आपने अपनी बात डायरेक्ट कह दी कि हमारे स्कूल में बच्चे स्कूल नहीं जा हमारे एरिया में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं स्कूल के अभाव की वजह से, या स्कूल में जो उपकरण है वो अपडेटेड नहीं है, स्कूल में टीचर्स की कमी है, स्कूल में क्वालिटी शिक्षा नहीं है, इस तरीके की चीजें नहीं है, इसलिए बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं। पर जब आप उसको लिख रहे हैं तो आपने लिखा कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या कारण है, किस प्रकार से उसको डिटेल किया जा सकता है, इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो डॉक्यूमेंट आप डोनर को दे रहे हैं वही उनके लिए आपकी भाषा है। तो आप अपनी भाषा को जब वर्बली बोलते हैं तो हो सकता है बहुत इम्पैक्टफुली उसको रखें, पर जब वो इंसान पढ़ रहा है तो हो सकता है वो उस तरीके से इम्पैक्टफुली उसको ना पढ़े। तो आपको अपनी भाषा उतनी ही सरल रखनी है, पर आपको उतनी ही इम्पैक्टफुल भी रखनी है, डेटा से बैक रखनी है, ताकि उनको पता चले कि आप जो प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं वो वाकई में एग्जिस्ट करती है। जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर हम डिराइव करें तो वो कैसे करेंगे। In Block X, District Y, 38% of children aged 6 to 14 are out of school, जिसका सोर्स है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सर्वे 2025, which makes nearly 1200 children. अब ये इम्पैक्टफुल क्यों है? क्योंकि एक तो आपने उसकी लोकेशन बताई कि वो किस डिस्ट्रिक्ट के किस ब्लॉक की आप बात कर रहे हैं, आपने एक डेटा का सोर्स दिया जो कि गवर्नमेंट डेटा है। यहाँ पर आपने रिसर्च के साथ अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बैक किया है कि 38% स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो कि गवर्नमेंट का सर्वे है, जो एक क्रेडिबल रिपोर्ट है जो पब्लिश हुई है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो किसी को अगर अपना फैक्ट चेक करना है तो वो वहां जाके चेक कर सकता है। और 1200 बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अब इससे क्या हुआ कि डोनर के दिमाग में एक छवि प्रस्तुत हो चुकी है कि क्या प्रॉब्लम उस एरिया में वाकई प्रस्तुत हो रही है। तो इस तरीके से आपको अपना नीड को इस्टेब्लिश करना है। अब नीड को इस्टेब्लिश करने के लिए जो आजकल कॉर्पोरेट के लैंग्वेज में या फिर कॉर्पोरेट के जो फाउंडेशंस हैं, बड़ी बड़ी फाउंडेशंस हैं, बड़ी बड़ी एनजीओज हैं, वो क्या तरीका अपनाती हैं, वो सबसे पहले नीड असेसमेंट करती हैं, जाके कम्युनिटी में जाके पूछ के आते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि कितने % लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर कोई उसका गवर्नमेंट डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आप अपना डेटा किस तरीके से बनाएंगे। आप एक नीड असेसमेंट करेंगे।
नीड असेसमेंट में आप कम्युनिटी में जाएंगे, कम्युनिटी से पूछेंगे कि अच्छा, अगर मान लीजिए आप स्किल डेवलपमेंट में काम करते हैं, स्किल डेवलपमेंट में काम करने के लिए कितनी प्रतिशत महिलाएं आपके यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्किल उनके अंदर डेवलप्ड है, या फिर कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं जो अर्निंग करना चाहती हैं, कितनी प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जो कि प्रॉब्लम फेस करती हैं ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जॉब करने में, या फिर कितनी ऑड जॉब्स करती हैं, कितना रेगुलर करना चाहती हैं। इस तरीके से आपने अपना एक स्टडी किया। जब आप खुद की स्टडी से भी उसको बैक करते हैं, थर्ड पार्टी उसको वेरीफाई करता है, उसको आप पब्लिश करते हैं, तब वो आपकी रिपोर्ट में क्रेडिबिलिटी ऐड करता है। इसलिए जरूरी है कि आप नीड को एस्टैब्लिश करें एक डेटा और एक स्टडी के साथ। इसी से हम लोगों का पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आगे बढ़ता है। नेक्स्ट हम ये जानेंगे कि रिसर्च किस तरीके से करनी होती है, समुदाय के ऊपर किस तरीके से रिसर्च करनी होती है। ये प्रपोजल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट होता है। प्रोजेक्ट का जब आप ब्रीफ देते हैं, प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड देते हैं, उसमें हम लोग को किस तरीके से अपना रिसर्च करना है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले है ग्राउंड डेटा। जो रिसर्च होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आपका प्राइमरी रिसर्च, एक होता है आपका सेकेंडरी रिसर्च। जो प्राइमरी रिसर्च आपका होता है वो आप खुद करते हैं। जैसे कि मैंने अभी समझाया आपको कि आप खुद कम्युनिटी में जाके आए और उनसे एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे, उसके बेसिस में आपने रिजल्ट निकाले और डेटा एक्सट्रैक्ट किया, डेटा बनाया। वो आपका प्राइमरी रिसर्च है। सेकेंडरी रिसर्च ये होता है जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा है, गवर्नमेंट के सोर्सेस में है, गवर्नमेंट के चैनल्स में है, किसी और एनजीओ ने पब्लिश किया है, उसको वेरीफाई किया है, लोगों ने एक्नॉलेज किया है। वो होता है सेकेंडरी डेटा, जहां से आप सोर्सेस लेते हैं। चाहे नीति आयोग का डेटा हो सकता है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का हो सकता है, नेशनल सर्वे का हो सकता है, सेंसस का हो सकता है, किसी भी प्रकार का आप डेटा यूज कर रहे हैं वो होता है सेकेंडरी डेटा। तो जरूरी है कि आप जब अपने प्रोजेक्ट का ब्रीफ दें, बैकग्राउंड दें पूरे फुल फ्लेज प्रपोजल का, तो आप उसमें ये डेटा इनकॉर्पोरेट करें। सेकेंड है आपका बेनिफिशियरी और टारगेट कम्युनिटी। जैसे अभी हमको एक क्वेश्चन भी आया था कि हम किस तरीके से अपने बेनिफिशियरी और टारगेट कम्युनिटी को एड्रेस करें। पहले भी सेशन में हमने ये समझा कि जो बेनिफिशरीज होते हैं वो डायरेक्ट हो सकते हैं, इनडायरेक्ट हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं, सेक्स में डिवाइड हो सकते हैं, अलग अलग एज ग्रुप में डिफाइन हो सकते हैं, जेंडर में डिवाइड हो सकते हैं। अगर हम बात ट्राइबल कम्युनिटी की कर रहे हैं तो कौन से ट्राइब हैं, वो ट्राइब उस एरिया में कब से है, उसका इतिहास क्या रहा है, किस तरीके की प्रॉब्लम वो ट्राइब फेस करता आ रहा है। इस तरीके के डेटा, इस तरीके का बेनिफिशियरी और टारगेट ग्रुप जनरली लोगों को ये समझने में मदद करता है कि आप एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम में काम कर रहे हैं। एनजीओ सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एक समय पे। तो जरूरी है आप उस पर फोकस्ड रहें और उसी तरीके से अपने बेनिफिशियरी और अपने टारगेट कम्युनिटी को चुनें। नेक्स्ट थर्ड आता है हमारी कम्युनिटी की वॉइस और लोकल कंटेक्स्ट। अब जैसे मैंने आपको ट्राइब्स का एग्जांपल दिया, ट्राइबल अगर हम लीजिए भील जनजाति की हम बात करते हैं जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अब भील जनजाति के साथ आपका अगर कनेक्शन है, आप उनके साथ काम कर रहे हैं लंबे समय से, आप उनके लिए काम करना चाहते हैं लंबे समय से, तो जरूरी है कि उनकी आवाज या उनसे कहे हुए चीज या कोट भी आप अपने प्रपोजल में एज एन एडवांटेज कोट कर सकते हैं। तो कम्युनिटी की वॉइस भी आपके प्रपोजल में एक एडवांटेज की तरह ऐड करेगी। इस तरीके से हम अपने डेटा को बैक कर सकते हैं और डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ग्राउंड से प्लस क्रेडिबल सोर्सेस से। नेक्स्ट हम आते हैं प्लान, एग्जीक्यूशन और हाउ टू शो द इम्पैक्ट। सबसे पहले जब हम एग्जीक्यूशन प्लान में आते हैं, ये हमारे पहला सेगमेंट हो गया जहां पर हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे बनाना है, प्रॉब्लम कैसे डिफाइन करनी है, नीड कैसे डिफाइन करनी है, उसके बारे में समझा। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका क्या इंटरवेंशन रहा है, वो उसके बारे में हम अब चर्चा कर रहे हैं कि लेट्स से अगर आपने बोला कि हमारे समुदाय में जो महिलाएं हैं असाक्षरता के कारण या फिर अपॉर्चुनिटीज की कमी के कारण उनको सही लाइवलीहुड नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको हम सिलाई सिखाएं, पार्लर सिखाएं या फिर ब्यूटिशियन का कोर्स कराएं, ताकि वो अपने ही घर में रहते हुए एक लाइवलीहुड जनरेट कर सके। इस तरीके के आपने अपना प्लान बनाया कि हम ये प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। डिसेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं कि हमारा टारगेट ग्रुप बहुत छोटा है, क्योंकि 1000 में से कुछ लोग ही डिसेबल होते हैं और उनके पेरेंट्स हैं,
ठीक है, अब उनके पेरेंट्स के साथ लिमिटेशन ये आ जाती है कि वो अपने बच्चे को छोड़ के कहीं बाहर नहीं जा सकते। उनका जो लाइवलीहुड का सोर्स है, आधा सोर्स बच्चे के इलाज में जाता है, आधा सोर्स उनका घर चलाता है। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम डिफाइन कर सकते हैं और लाइवलीहुड जनरेशन का आप इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। तो ये तो आपका प्रपोजल का बात हो गया कि किस तरीके से आपका प्लान है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। नेक्स्ट आता है हमारा कि अब हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे ग्राउंड में। ग्राउंड में एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, इंटरनल प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1 साल का समय लगेगा या 2 साल का समय लगेगा। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि CSR ग्रांट का जो लाइफ साइकिल होता है, यूजुअली एक ऑर्गेनाइजेशन को 1 साल का ग्रांट साइकिल मिलता है, 1 मार्च से अगले मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इस तरीके का आपको एक टाइमलाइन मिलता है 1 साल का। अगर आप ध्यान से देखें तो वो 11 महीने का ही होता है। 11 महीने में हम उस प्रॉब्लम का कितना हिस्सा सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में हमको इंटरनल प्लानिंग करने की जरूरत है। लेट से आपने सोचा कि हम एक पार्लर खोलते हैं या फिर हम एक स्टिचिंग सेंटर खोलते हैं। अब ज्यादातर एनजीओ के साथ क्या प्रॉब्लम आते हैं, उनका विजन बहुत बड़ा है कि हम इस इंटरवेंशन से अगले आने वाले 10 सालों में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, पर ग्रांट आपको 1 साल का ही मिला है। आपको पता नहीं है कि अगले ग्रांट साइकिल में वो रिन्यू होगा या नहीं होगा। तो उस 1 साल में हम कितना प्रॉब्लम का कितना प्रतिशत हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके ऊपर हमको एक टाइमलाइन सेट करने की जरूरत है, क्योंकि वो एक इंटरनल गोल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होता है और बाहर जो दानदाता है उसके लिए भी एक क्लियर रहती है कि मेरे 1 साल का इन्वेस्टमेंट में मुझे सोशली कितना रिटर्न मिलेगा। तो आपको एक टाइमलाइन को डिफाइन करने का जरूरत है जिसमें क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट हो, एक माइलस्टोन हो कि अच्छा, अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मैं 500 बच्चों से शुरू कर रहा हूँ या मैं 50 बच्चे से शुरू कर रहा हूँ, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। जिनकी जो इस इंटरवेंशन से जुड़ने से पहले हालात बहुत खराब थे या फिर उनको एजुकेशन नहीं मिल रही थी, मैंने 50 बच्चों के साथ शुरू किया। अब 50 बच्चों को मेरा लक्ष्य है कि अंत में मुझे एक ट्रेनिंग देनी है जिससे वो योग्य हो जाए। अगर मैं उनको कोचिंग दे रही हूँ तो जिससे वो योग्य हो जाए कि साल के अंत में होने वाला अगर एग्जाम है वो उसको क्रैक कर पाए। ये मेरा लक्ष्य हो गया। तो इसी तरीके से आपको अपना क्लियर डिफाइन करना पड़ेगा टाइमलाइन, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके मिड पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक। ये प्रॉपर अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे, स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग करके चलेंगे, तो एक टाइमलाइन मेरे लिए भी रहेगी एज अ डोनर कि मैं समझ पाऊंगी कि हर एक क्वार्टर के अंत में मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। दूसरा ये भी रहेगा कि इंटरनल प्लानिंग, बजटिंग आप किस प्रकार से कर रहे हैं उसमें भी आपको मदद मिलेगी। इसलिए टाइमलाइन का साफ और क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड है आपका इम्प्लीमेंटेशन प्लान। जैसे मैंने आपको बताया, हर एक एक्टिविटी को अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा ये भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप लेट से कोई सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में इंटरवेंशन शुरू कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले आपको साइट विजिट करनी पड़ेगी, साइट में रेकी करनी पड़ेगी। साइट में जब आप रेकी करके आएंगे, विजिट करके आएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, नीट करेंगे, फिर आप परमिशंस लेंगे। अगर आपको किसी और थर्ड पार्टी से एमओयू साइन कराना है, आप परमिशन साइन कराएंगे, एमओयू साइन कराएंगे, उस तरीके के परमिशंस लेंगे, इंटरनल डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, इंटरनल टीम को हायर करेंगे अगर आपके पास टीम नहीं है। उस पूरे चीज में, वो सारी एक्टिविटीज में कितना आपका लगभग टाइम लगेगा वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए 12 मंथ की साइकिल में 1 महीना या फिर 1 से 1.5 महीना आपको सिर्फ परमिशंस लेने में, साइट विजिट करने में, बेनिफिशियरी कंफर्म करने में, मोबिलाइज करने में इसमें लग रहा है। इम्प्लीमेंटेशन प्लान में पर क्वार्टर के हिसाब से हर मंथ में क्या क्या चीजें होनी चाहिए ये क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, और उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है या फिर क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एक्टिविटी के अंत में क्या होगा, वो क्लियरली इंडिकेटेड डिफाइन करना चाहिए ताकि आपको बजटिंग में और मुझे प्लानिंग में उसका हेल्प हो। तीसरा है आपका एक्सपेक्टेड आउटकम एंड इम्पैक्ट। जैसे मैंने अभी पिछले बार समझाया कि हर एक एक्टिविटी, हर एक इंटरवेंशन का एक एक्सपेक्टेड आउटकम होता है और वही आउटकम लास्ट में इम्पैक्ट में बदलता है। अगर आपने 50 बच्चों से शुरू में शुरुआत की है, 50 बच्चों को एजुकेशन दिया है, वो 50 बच्चों को आपने एजुकेशन इसलिए दिया है ताकि वो एक एग्जाम को क्रैक कर पाए, वो एग्जाम को उन्होंने क्रैक कर लिया, वो आपका आउटकम है कि आपके इंटरवेंशन की वजह से उन्होंने एग्जाम क्रैक कर लिया। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, आगे चलकर उनको बड़ी यूनिवर्सिटी में
एडमिशन मिल गया, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में लाइफस्टाइल जो है, लाइफ जो है, अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ गई। ये आपका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। तो ये ध्यान रखिए, इम्पैक्ट बाय डेफिनेशन लॉन्ग टर्म है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ बेनिफिशियरी को भी ट्रैक करना है। वो बेनिफिशियरी सिर्फ आपके इंटरवेंशन को खत्म करके चला गया, साइकिल वहां खत्म नहीं होती है। साइकिल वहां खत्म होती है जहां आप उसके लाइफ में विजिबल इम्पैक्ट देख पाए, खुद अपने ऑब्जर्व कर पाए, या फिर बेनिफिशियरी खुद बोले कि इस इंटरवेंशन से मुझे मेरी लाइफ में इम्पैक्ट फील हुआ है, उसको हम इम्पैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है प्रपोजल डिजाइन के बेसिक। हमने पहले भी समझा कि किस तरीके से हम जो प्रपोजल होता है उसकी डिजाइनिंग पे काम करते हैं, किस तरीके से हम उसको चीजों को हम समझते हैं, लिखते हैं। अब आप ये समझिए, अगर आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट में मुझे कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, जब आप बड़े एनजीओज में जाएंगे या फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट में जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे उनके जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड होते हैं, उनका अलाइनमेंट बहुत स्ट्रक्चर होता है, कोई भी अलाइनमेंट एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होता है। हर एक वर्ड डॉक्यूमेंट का जो स्पेसिंग होती है वो इक्वल होती है, जो फॉन्ट होता है वो रीडेबल होता है, जो फॉन्ट का साइज होता है, कौन सा साइज है जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में जाएगा, जैसे कि आपके अग्रीमेंट्स, कौन सा है फॉन्ट है जो आपके स्टोरीज में जाएगा, जैसे कि कर्सिव्स, कौन सा है जो सिर्फ डिजाइनिंग पर्पसेस के लिए है, जो सिर्फ टाइटल में जाता है, जैसे कर्सिव राइटिंग हो गई, वो सिर्फ टाइटल में सजावटी अच्छी लगती है, पर कंटेंट में वो राइटिंग अच्छी नहीं लगेगी। कोई भी आप टेक्स्ट जो रीड करते हैं वो राइट से लेफ्ट में अगर रीड कर रहे हैं, अगर वो पॉइंट्स पे खत्म हो रहा है, मतलब पॉइंटी एज पे खत्म हो रहा है उसका फॉन्ट, तो वो मुझे एज अ रीडर, अगर मैं जल्दी पढ़ना चाहती हूँ, तो वो एक ब्रेक बनाता है जिससे मेरा इंटरेस्ट खत्म हो सकता है। तो जरूरी है कि उसको आप कर्व्ड ऐसे फॉन्ट यूज करें जो कर्व्ड हो, या फिर मैंने एक फॉन्ट डिजाइन के चक्कर में मैंने डोनर को भेज दिया, पर डोनर का लैपटॉप या कंप्यूटर उस फॉन्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट खराब हो सकता है, डॉक्यूमेंट रीडेबल नहीं है। और वही एक कारण हो सकता है रिजेक्टेबिलिटी का, क्योंकि डोनर को रिस्पॉन्ड करने में 1 से 1.5 महीने या 2 महीने का समय लगता है। वो समय बहुत क्रिटिकल होता है आपके लिए भी, डोनर के लिए भी। इसलिए जरूरी है कि आप जब एक बार अपना प्रपोजल भेजिए, उसको एक प्रूफ रीड करके भेजिए। जो इमेजेस हैं वो आप अपने रियल इंटरवेंशंस की इमेजेस भेजिए, या फिर अगर आपके पास रियल इंटरवेंशन की इमेजेस नहीं है, आप कहीं से सोर्स कर रहे हैं, तो उसका साइटेशन दीजिए कि वो सोर्स क्या है इमेज का। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो वो आपकी ट्रांसपेरेंसी बताता है कि चलिए आपके पास इमेज नहीं है, आपने सोर्स तो लिखा है कि आपने कहाँ से ली है इमेज। एआई जनरेटेड अगर हम इमेज यूज कर रहे हैं, पहली बात तो वो बहुत ज्यादा फेक लगती है प्रपोजल में, क्योंकि प्रपोजल में आप अपनी कहानी बता रहे हैं। जब आप अपनी कहानी बता रहे हैं तो आप फेक इमेजेस का यूज नहीं कर सकते। तो कोशिश कीजिए जो प्रपोजल है उसके अंदर जो इंटरवेंशन जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप अपनी रियल इंटरवेंशन की इमेजेस यूज करें। नेक्स्ट है सिंपल चार्ट ओवर लॉन्ग टेक्स्ट। जब हम डेटा की बात करते हैं, कभी हम उसमें इतना ज्यादा डेटा डाल देते हैं, इतने ज्यादा नंबर हाईलाइट करते हैं कि डोनर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो रीड नहीं कर पाता कि कौन सा डेटा क्या कह रहा है। तो आप उसको एक ग्राफ की तरह, इन्फोग्राफिक की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा वो विजुअली अपीलिंग हो आपका प्रपोजल, उतना ही बेटर है मेरे लिए चांसेस कि मैं आपके प्रपोजल को पिक करूं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल विजुअल अपीलिंग की वजह से, क्लैरिटी की वजह से, ट्रांसपेरेंसी की वजह से, और क्लियर पिक्चर की वजह से कि आपका वर्क क्या करता है, आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं खुद को, आपके काम को, और आपके द्वारा आए हुए डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से आपके प्रोफेशनलिज्म को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो प्रपोजल डिजाइन में हमको ध्यान रखनी चाहिए। अब आप ये क्विक चेकलिस्ट है कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए अपने प्रपोजल डिजाइन में। जो आपका कवर पेज है, ठीक है, उसमें एनजीओ का नेम क्लियर होना चाहिए, उसका जो लोगो है वो क्लियर होना चाहिए, टॉप पे लेफ्ट पे या टॉप राइट पे होना चाहिए। बीच में बड़ा सा आपका लोगो अगर जाएगा वो अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको अपने प्रपोजल के ऊपर फोकस कराना है, ना कि आपके लोगो या फिर ब्रांडिंग के ऊपर। तो लोगो और ब्रांडिंग जो है वो कॉर्नर में एक साइड पे आप उसको रखिए। उसका प्रोजेक्ट का नाम क्लियर होना चाहिए, प्रोजेक्ट का टाइटल क्लियर होना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइटल आप कुछ इनोवेटिव भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक लंबा सा प्रोजेक्ट टाइटल हो, एक छोटा सा प्रोजेक्ट टाइटल जो थोड़ा सा इनोवेटिव हो, जो आपको रिप्रेजेंट करे, आपके प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करे, थोड़ा सा एस्थेटिकली प्लीजिंग हो, उस तरीके का आप नेम चूज कर सकते हैं।
दूसरा है फॉन्ट और हेडिंग स्टाइल। जो फॉन्ट का स्टाइल है, मतलब जो हेडिंग का स्टाइल है, वो डिजाइनर हो सकता है, बट जो रीडिंग टेक्स्ट का है उसको सिंपल रखने का कोशिश कीजिए और फॉर्मल रखने का कोशिश कीजिए ताकि वो रीडेबल हो। फॉन्ट का साइज आप 11 या 12 लिखिए। एक जब आप फॉन्ट प्रपोजल भेज रहे हैं डिजाइन करके, मान लीजिए आपने कैनवा में डिजाइन किया, उसको आप एक कॉपी को, एक पेज को प्रिंट करके देख लीजिए कि प्रिंट करने के बाद A4 साइज में फॉन्ट का साइज कितना आ रहा है। उसके बाद आप देखिए कि आपको वो फॉन्ट सूटेबल है, रीडेबल है या नहीं है। उसके बाद आप डोनर को भेजिए, क्योंकि पहले जो चेकलिस्ट होगी वो आपको करनी है, पहले प्रूफ रीडिंग आपको करनी है, इसलिए इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपका बहुत छोटी सी चीज है, पेज नंबर। अब आपने एक टेबल ऑफ कंटेंट दिया, उसमें आपने पेज नंबर दिया, पेज नंबर टेबल ऑफ कंटेंट से मैच नहीं कर रहा है। अब जो डोनर है उसने टेबल ऑफ कंटेंट देखा, पेज नंबर देखा, और मुझे एक रीजन चाहिए आपके प्रपोजल को रिजेक्ट करने के लिए, ये मानने के लिए कि आप प्रोफेशनल नहीं है, ये मानने के लिए कि आपसे इतनी छोटी ग्रामेटिकल एरर या फिर टेक्निकल एरर हो सकती है। अगर मैं कंसिडरेट हूं तब तो कोई बात नहीं, तब तो लक है कि आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ, कंसिडरेट नहीं हूं, तो ये छोटी सी छोटी चीज भी मैं आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दूंगी। डोनर डोनर की बात होती है, वो किस तरीके से आगे जाना चाहते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपका सेक्शन का जो नंबर है, बुलेट पॉइंट्स के जो नंबर है, सेक्शन के अंदर जो बुलेट पॉइंट्स आते हैं उनका जो नंबर है, टॉप टाइटल का जो नंबर है, वो सारी चीजें एक अलाइंड हो और मैच करती हो एक दूसरे से। रैंडमली नंबर मत दीजिए। एक रियल फोटो, एक डायग्राम पर सेक्शन। अगर आप प्रॉब्लम सब वो कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम से रिलेटेड इमेज डालिए। अगर आप सोल्यूशन कर रहे हैं, इंटरवेंशन कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड डालिए। इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, या फिर अपना ज्योग्राफी समझा रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपने एनजीओ का, तो पिक्चर, एक रियल पिक्चर आप अपनी ब्रांडिंग के साथ वहां पर प्रेजेंट कीजिए। और लास्ट में है कि एक रियल स्पॉक का नंबर दीजिए। जब हम अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स देते हैं प्रोजेक्ट में, तो हम उसमें डाल देते हैं info@NGO.com। ये एक एग्जाम्पल की तरह मैं ले रही हूँ, या फिर contact@, लेट्स से मान्यता.com। इस तरीके से हम एक जेनेरिक कांटेक्ट दे देते हैं। पर जब मुझे एज अ डोनर आपको कांटेक्ट करना है, आपके कांटेक्ट नंबर पे करना है, और वो एक जनरल रिसेप्शन का नंबर है, तो उस पे कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं करूंगी अप्रूवल के लिए, मुझे आपका नंबर चाहिए होगा। तो जो इंसान प्रपोजल भेज रहा है वो अपना कांटेक्ट डिटेल्स वहां पर डाले, या फिर जो टीम उस प्रपोजल को देख रही है, जो मेन इंसान है, स्पॉक का आप ईमेल आईडी और स्पॉक का ही कांटेक्ट नंबर डालिए। और कोशिश कीजिए कि आप डोमेन में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपका एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन होगा, वो ज्यादा बेनिफिशियल है रेदर देन रैंडम जीमेल आईडी जो कि पास ऑन होती है। तो डोमेन्स में थोड़ा सा आप इन्वेस्ट कीजिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट हम बजटिंग का थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट सेशन में समझेंगे, जहां हम बजट को किस तरीके से बनाते हैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। वो हमारा आने वाला सेगमेंट है। बट यहाँ पर क्योंकि बजट प्रपोजल का एक इंटीग्रेटेड पार्ट होता है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हो सकता है कि मैं आगे की सारी प्रॉब्लम्स को ना पढूं, सिर्फ एग्जीक्यूटिव समरी पढूं। एग्जीक्यूटिव समरी में मैंने आपके प्रपोजल का और प्रोजेक्ट, आपके इंटरवेंशन का पूरा आइडिया ले लिया है। अब मेरा बात आता है कि एज अ CSR डोनर या फिर एज नॉर्मल डोनर, फिलांथ्रोपिक डोनर, मेरा एक बजट है जो मैंने आपके एनजीओ के लिए सेट करके रखा है कि मुझे हर एक एनजीओ को, लेट्स से मेरा जो टोटल CSR का बजट है वो है 4 करोड़ का। अब 4 करोड़ मैं किसी एक एनजीओ को नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे बोर्ड को जस्टिफाई करना है हर एक थीमेटिक एरिया में मेरे एटलीस्ट 2 प्रपोजल हो, हर एक प्रपोजल 25-25 लाख का हो, जिससे एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास 8 प्रपोजल 4 डिफरेंट थीमेटिक एरिया में आ रहे हैं, और मेरा 25 लाख का इन्वेस्टमेंट हर एक प्रपोजल में हुआ है। एक तो ये इजी टू ट्रैक होता है, जो छोटे कंपनीज होते हैं उनका, जिनका छोटा CSR बजट होता है, उनके लिए इजी रहता है। साथ में वो डाइवर्सिफाइड प्रॉब्लम्स या फिर प्रोजेक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं अपने एनुअल रिपोर्ट्स में कि किस प्रकार से उन्होंने अलग अलग चीजों को सपोर्ट किया। इसलिए वो हर एक एनजीओ को एक स्पेसिफिक बजट ही एलोकेट करेंगे। अगर आपका 1 करोड़ का बजट है तो वो आपको बोलेंगे कि नहीं, आप इसको 25 लाख में लेके आइए, क्योंकि उतना ही एलोकेटेड है पर एनजीओ। तो उनकी नीड और अपनी रिक्वायरमेंट को समझते हुए बजट को उस प्रकार से डिजाइन करना है कि उतने बजट रेंज में हम कितनी चीजें कर पाएंगे। ये कुछ बजट की बेसिक मूल बातें हैं। तो
तो हर एक बजट का जो एक्टिविटी है उसका जो कॉस्ट है वो एक स्पेसिफिकली अलाइंड होना चाहिए। कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, जो आपके इंटरवेंशन में डायरेक्ट लग रहा है, चाहे वो आपके नंबर ऑफ स्विंग मशीन आप खरीद रहे हैं, नंबर ऑफ किट्स आप बांट रहे हैं, नंबर ऑफ सेशंस आप ले रहे हैं, ट्रेनिंग सेशंस ले रहे हैं, ट्रेनर को आप सैलरी दे रहे हैं, ऑनरेरियम दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक नंबर है, वो डायरेक्ट कॉस्ट है जो आपके प्रोजेक्ट का है। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? आपके ट्रैवल का कॉस्ट, जब आप यहाँ से वहां जा रहे हैं तो आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना हो रहा है, या फिर अगर आपने कोई आईसी कम्युनिकेशन मटेरियल बांटा उसका कॉस्ट कितना हो रहा है, ये सारी चीजें जो आती है। आपका एडमिन का कॉस्ट कितना है, आपका अदर कॉस्ट कितने आ रहे हैं, फूड में कितना आ रहा है, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई वर्कशॉप कर रहे हैं, फूड का कितना आएगा, अकोमोडेशन का कितना आएगा, साउंड सिस्टम अगर आप लगा रहे हैं, माइक लगा रहे हैं, उसका कॉस्ट कितना आएगा, ये सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो इस तरीके से जो कॉस्ट का बाइफरकेशन है उसको बहुत क्लियरली आपको दिखाना पड़ता है अपने बजट में। नेक्स्ट है यूनिट कॉस्ट शुड बी रियलिस्टिक। जो आपको ये समझना पड़ेगा, जो डोनर है उसके पास 25 एनजीओ आते हैं और 25 एनजीओ 25 तरीके के बजट लेके आते हैं। अब आप अगर लेट्स से एक स्विंग मशीन है, उसका कॉस्ट आप बोल रहे हैं कि 10,000 रुपए है, पर मुझे पता है मार्केट में वो 3,000 का मिलता है, तो आप उस तरीके का अनरियलिस्टिक कॉस्ट नहीं लगा सकते। ऑल्दो आप इसको ये डिफेंड करने का कोशिश करेंगे, नहीं हमारी जो मशीन्स है उसकी क्वालिटी बेहतर है, हम टॉप क्लास की मशीन्स लेते हैं, इसकी वजह से कॉस्ट हाई है। बट डोनर को ये पता है कि जो काम एक लेटेस्ट मॉडल की ये चीज करेगी वही एक बेसिक भी कर देगी। अल्टीमेटली मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। तो इस तरीके से अल्टीमेटली आप कॉस्ट को मार्केट वैल्यू से इन्फ्लेट नहीं कर सकते। हो सकता है कि अगर आपने प्रपोजल दिया हो तो लास्ट ईयर उसका बजट कुछ और हो, उसको सैंक्शन होने में अगला ईयर आ जाए, तब तक उस कॉस्ट, उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाए, उसका कॉस्ट बढ़ जाए, तो आप उसको 10% ज्यादा करके कर सकते हैं, बट सिर्फ 10%। उससे ज्यादा अगर आपने कॉस्ट को इन्फ्लेट किया तो वो मार्केट वैल्यू से बहुत ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से वो इररिलेवेंट हो जाता है। और नेक्स्ट है अवॉइड राउंड नंबर्स विदाउट क्लियर एक्सप्लेनेशन। अब राउंड नंबर्स आपने बोला कि हमें 4,500 रुपए इसका लगेगा। अब 4,500 का आप क्या जस्टिफिकेशन देंगे कि इसका 4,500 ही क्यों लग रहा है, ये 4,300 में क्यों नहीं हो रहा, 4,200 में क्यों नहीं हो रहा, 4,300.50 में क्यों नहीं हो रहा। इस तरीके के जो जब आप राउंड नंबर्स दे रहे हैं, 1,00,000 रुपए मुझे ट्रैवल में लगेगा, अब आपको ट्रैवल में 1,00,000 रुपए लग रहा है, आप किस हिसाब से उसको डाल रहे हैं, एक ट्रैवल में कितना कॉस्ट लगेगा, आप एक कितने किलोमीटर्स जा रहे हैं, पर किलोमीटर का आप कॉस्ट कितना ले रहे हैं, अगर आप खुद का व्हीकल ले रहे हैं, अगर आप कहीं और से कॉस्ट ले रहे हैं तो उसका क्या जस्टिफिकेशन है। तो इस तरीके से कभी भी जो लमसम वाले अमाउंट्स है उसको यूजुअली अवॉइड कीजिए, या फिर राउंड फिगर वाली जो चीजें हैं यूजुअली उसको अवॉइड कीजिए। अगर आपके पास ब्रेकअप आ जाता है, अगर आपके पास ब्रेकअप नहीं आता है तो उसका क्लियर जस्टिफिकेशन दीजिए डिस्क्रिप्शन में कि क्यों आप उस अमाउंट को जस्टिफाई कर रहे हैं या फिर उसको मांग रहे हैं। नेक्स्ट हम इसको एक सिंपल सा एक मैं बजट का आपको टेम्पलेट देती हूँ कि किस तरीके से आपको हर एक लाइन आइटम को डालना चाहिए। जैसे अगर आप बजट लाइन में अभी देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने 4-5 तरीके से बजट लाइन को दिया हुआ है। उसका पर यूनिट कॉस्ट क्या है, यूनिट पहले तो आप मेजरमेंट का यूनिट क्या ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आप कितना क्वांटिटी ले रहे हैं, उस एक क्वांटिटी का पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है, और आपका टोटल कॉस्ट कितना है। ये सारी चीजों को आपको मेंशन करना है। जैसे अभी हमने यहाँ पर पहला लाइन आइटम जो है वो आपके फील्ड कोऑर्डिनेटर की सैलरी ली है। अब यहाँ पर दो चीजें होती, एक तो जिस को आपने डायरेक्ट सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए हायर किया है तो उसकी तो फुल टाइम सैलरी हो गई, तो आपने उसको पर मंथ के हिसाब से कितने मंथ के लिए रखा है, कितने कॉस्ट पे, आप उसका एक एस्टिमेट डायरेक्ट दे सकते हैं। पर बहुत सारी हमारी टीम ऐसे होती है जो एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में होती है, ठीक है, तो उसका आपको 25% टाइम ही लग रहा है, इसका मतलब वो शेयर्ड रिसोर्स है। अब जो शेयर्ड रिसोर्स है उसका 25% ऑफ द टाइम, पूरी सैलरी का पर डे का कॉस्ट कितना होता है, और उसका कितने दिन लगेंगे उस प्रोजेक्ट में, कितने दिन का इन्वेस्टमेंट होगा उस प्रोजेक्ट में, उसके हिसाब से आपको कॉस्ट देना होगा। तो सैलरी जब आप कोट कर रहे हैं, सैलरी के मामले में आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ह्यूमन डेज, मैन आवर्स, इसका भी आपको अकाउंट रखना होगा।
दूसरा आपका कम्युनिटी ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप, यूजुअली जो हम लोग कम्युनिटी के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, हर एक वर्कशॉप पे कितने का खर्चा आएगा। अब इस वर्कशॉप में सारी चीजें इंक्लूडेड है, आपका सेटअप वहां पर इंक्लूडेड है, आपका मोबिलाइजेशन कॉस्ट वहां इंक्लूडेड है, जो आप वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं वो कॉस्ट इंक्लूडेड है, जो आप वहां पर एक्सेसरीज यूज करने वाले हैं वो कॉस्ट इंक्लूडेड है। तो हर एक वर्कशॉप में आपका अप्रोक्सीमेटली क्या कॉस्ट आएगा, और वो वर्कशॉप में जो जो चीजें लग रही है उसका फर्दर ब्रेक डाउन क्या होगा, उसको उसके तरीके से आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर कॉस्ट डालना होगा। कितनी वर्कशॉप आप कर रहे हैं उसके बाद आप उससे मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग किट फॉर बेनिफिशियरी। अगर आप वन टाइम एक्टिविटी कर रहे हैं जहां पर आप डोनेट कर रहे हैं चीजों को, या फिर पर हेड में चीजें बांट रहे हैं, तो आपको पर चाइल्ड पे कितना कॉस्ट आएगा उसको एक एस्टिमेट करके आपको फिर टोटल कॉस्ट निकालना है। अब लोकल फील्ड एंड ट्रैवल विजिट, ये डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट आप पर मंथ कितना ट्रैवल करेंगे, अगर आपका फील्ड वर्क है, तो अगर हमारे इम्प्लीमेंटेशन प्लान में हमने ये बोला कि हम 3 महीने में फील्ड वर्क करेंगे, 3 महीने फील्ड वर्क में आप हर एक महीने कितने फील्ड विजिट में जाओगे, कितने साइट विजिट में जाओगे, उसका क्या कॉस्ट आएगा वो आपको कैलकुलेट करके रखना है। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं जाने का, तो पर डीएम क्या होगा, उसका कितना, उसका फूड का कॉस्ट होगा, कितना उसका ट्रैवल का कॉस्ट होगा, ये फिक्स करके आपको कॉस्ट निकालना होगा। तो इस तरीके से आप अपना फील्ड का कॉस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं। ऑफिस और एडमिन सपोर्ट, क्योंकि एडमिन सपोर्ट जो आप मांगते हैं वो ज्यादातर 5 से 7% के बीच में ही मांग सकते हैं। 7% से ज्यादा यूजुअली कंपनीज नहीं देती हैं, और उसमें भी वो आपसे जस्टिफिकेशन मांगती है कि ये 7% में आप किस किस चीज का कॉस्ट डाल रहे हो। इसमें आपका ह्यूमन रिसोर्स का कॉस्ट आ जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स, जब आप हायरिंग कर रहे हैं, हायरिंग के टाइम पे कितना कॉस्ट आया, आपका ऑफिस का एक्सपेंस क्या है, आपकी स्टेशनरी लग रही है उसका एक्सपेंस क्या है, आपका इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, आपका कंप्यूटर जा रहा है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट लग रहा है, एचआर डिपार्टमेंट लग रहा है, इन सब का कॉस्ट जो है पार्शियली उसमें इंक्लूड होता है। तो आप एडमिन कॉस्ट को इसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 से 7%, मैक्सिमम 10% अगर हाई एंड का बजट है उतना आप मांग सकते हैं। तो कोशिश कीजिए इस तरीके से आप अपने बजट को स्ट्रक्चर्ड कीजिए। नेक्स्ट इन लिंकिंग नैरेटिव विद द नंबर्स। अब आपकी कहानी जैसे कह रही है कि वी विल ट्रेन 40 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स अक्रॉस 10 विलेज। ये तो आपने एक साधारण से शब्दों में इसको समझा दिया कि हम 10 गांव में 40 सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। बजट में भी एक्चुअल वही रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि अगर आप 40 लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का, उनके रहने का खर्चा क्या होगा, उनके खाने का खर्चा क्या होगा, उनके ट्रैवल का खर्चा क्या होगा, ये 3 अकोमोडेशन का हो गया। फिर अगर आप उनको कोई ट्रेनिंग का मॉड्यूल्स दे रहे हैं, या फिर आप उनको रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है तो उसके रेजिडेंस का क्या कॉस्ट होगा, या फिर अगर आप उनको बुकलेट्स दे रहे हैं, आपने उनके लिए सिलेबस बनाया है, आपने उनके लिए किट्स बनाई है, उसका क्या कॉस्ट होगा। तो ये सारी चीजें जस्टिफाई करने चाहिए आपके नैरेटिव से। जो आपने इंट्रोडक्शन इम्प्लीमेंटेशन प्लान में डाला है वही एग्जैक्टली आपके बजट में होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने 40 सामुदायिक आपने कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को तो ट्रेन कर लिया, नैरेटिव में आप लिख रहे हैं कि हमने 40 को ट्रेन करना था, वो हमने 5 वर्कशॉप्स में कर लिया। अब 5 वर्कशॉप का आपने कॉस्ट नहीं दिया, पर आपने 40 लोगों का कॉस्ट दे दिया। अब इसमें क्या हुआ, या तो आप बजट से ज्यादा खर्च कर लेंगे जितना आपने प्रपोज किया है, या तो जितना आपने बजट एस्टिमेट किया है उससे कम कॉस्ट कर लेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये होगी क्योंकि एट द एंड जब आप यूटिलाइजेशन देंगे, आप अनस्पेंट सीएसआर मनी नहीं रख सकते हैं, आपको पूरा यूटिलाइज करना होगा। और अगर इम्प्लीमेंटेशन के अंत से पहले ही, टाइमलाइन से पहले ही, प्रोजेक्ट खत्म होने से पहले अगर आपका पैसा खत्म हो गया, तब ये प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, क्योंकि आपने इसके बाद, इसका मतलब आपने बजट अच्छे से नहीं किया। और अगर या तो वो एक्सीड हो गया आपके ओरिजिनल प्लान से, तो आपके वो पॉकेट से जाएगा। दोनों ही केसेस में ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल है। इसलिए कोशिश कीजिए सारे नैरेटिव सारे बजट लाइन आइटम से मैच करते हों। अब हमारा सेशन तो यहीं तक था। बजट और बाकी सारी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट जो हमारा अगस्त में सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। पर इस सेशन में हमारे 5 की टेकअवेज अगर मैं समराइज करूं तो वो ये हैं कि सबसे पहले तो आप जब एंट्री कर रहे हैं, हमने लास्ट सेशन में अपने जो हमारा सेकंड वेबिनार था उसमें डोनर मैपिंग के बारे में बताया था कि किस प्रकार से आप डोनर के इंटरेस्ट को अपने प्रपोजल के साथ मैप कर सकते हैं। पर जब आपकी एक बार एंट्री हो जाती है,
या फिर एंट्री नहीं होती है, डोनर ने आप पे एक इंटरेस्ट शो कीजिए कि आप कुछ भेजिए अपने प्रोजेक्ट के बारे में, तब आपने कंसेप्ट नोट भेजा या प्रपोजल भेजा, तो आप स्टेज के बेसिस पे ये देखिए कि आपको कंसेप्ट नोट भेजना है या फिर आपको प्रपोजल भेजना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड है कि ग्राउंड लेवल का जो रिसर्च है, जो डेटा है, जो बेनिफिशरीज है, उसका आप रियल टाइम डेटा के साथ अपने प्रोजेक्ट में या फिर प्रपोजल में इंक्लूड कीजिए। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, प्लस मुझे ये पता रहता है कि आप नॉलेजेबल है, आप डोमेन एक्सपर्ट है अपने काम में, तो मैं आपके ऊपर ज्यादा बेहतर तरीके से किसी भी एग्जीक्यूशन के लिए ट्रस्ट कर सकती हूँ। नेक्स्ट है डोनर का अलाइनमेंट देखना, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों ने ये बोला है कि हम डोनर का नीड नहीं समझ पाते हैं। अगर मैं स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रही हूँ, तो स्किल डेवलपमेंट में किस आयाम पे हम काम कर रहे हैं? अगर मैं विमेन के लिए काम कर रही हूँ, या फिर मैं स्पेसिफिक एसएचजी के लिए काम कर रही हूँ, या फिर मैं स्पेसिफिक एक ज्योग्राफी की एक कम्युनिटी के लिए काम कर रही हूँ और उन्हीं की स्किल डेवलपमेंट कर रही हूँ, तो आप मुझे कोई और स्किल डेवलपमेंट का प्रपोजल देंगे, वो मेरे लिए अलाइन नहीं कर रहा है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप डोनर से फेस टू फेस बात करें, उससे पूछे कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए कि आपको अपना प्रपोजल भेजना है या नहीं भेजना है। नेक्स्ट है, आपको अपना जो प्रपोजल है उसको क्लियरली स्ट्रक्चर करना पड़ेगा ताकि एक स्टोरी बने। आपको उसको एक स्टोरी की तरह प्रेजेंट करना है, ना कि एक डॉक्यूमेंट की तरह। प्रपोजल पढ़ने वाले के ऊपर भी फर्स्ट पेज पढ़ते ही वो इम्पैक्ट आना चाहिए जो आप न्यूज की हेडिंग्स पढ़ने के बाद इम्पैक्ट एक्सपेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, डिजाइन को बहुत क्लियर रखिए, बहुत क्लीन रखिए, और उसके बाद ही डिसाइड कीजिए कि किस तरीके से आपको सारी चीजें आगे प्रेजेंट करनी है। अब हम थोड़ा सा है ना एग्जाम्पल की तरह समझेंगे कि प्रपोजल किस तरीके से होना चाहिए। तो अब आप फर्स्ट पेज यहाँ पर देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का लोगो, ऑन प्रोजेक्ट का नाम, डिटेल, और उसका एक छोटा सा सब हेडिंग हमने दिया, और नीचे सबमिटेड बाय, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसको सबमिट कर रही है। प्रोजेक्ट रिलेवेंट हमने यहाँ पर इमेज लगाई है, बहुत क्लियर है कि प्रोजेक्ट के कवर से ही आप ये समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट किस बारे में है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसके अंदर जाएंगे, तो जो तट संरक्षण है, ये हमारा मैनग्रोव रेस्टोरेशन पे एक प्रोजेक्ट है। अब मैनग्रोव रेस्टोरेशन के प्रोजेक्ट में हम लोगों ने उसका तट संरक्षण नाम दिया। अब ये एक तो क्यूरियोसिटी डेवलप करता है, साथ में आपके प्रोजेक्ट को एक आइडेंटिटी मिल जाती है, और मुझे याद करने में इजी रहेगा कि ये प्रोजेक्ट किस बारे में है। तो इस तरीके से नाम आप अपने सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी एग्जीक्यूटिव समरी। अब एग्जीक्यूटिव समरी में हम लोग अपने पूरे प्रोजेक्ट का एक ब्रीफ सारांश देखते हैं। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट का अगर समय है, आपके प्रपोजल की तरफ मैं नहीं जा सकती, तो मुझे आपके प्रोजेक्ट के बारे में सारा कुछ सिर्फ इस एग्जीक्यूटिव समरी में पता हो जाना चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका प्लान क्या है, और कितने बजट में किस ज्योग्राफी में आप काम करने वाले हैं, ये सारा कुछ एग्जीक्यूटिव समरी एक पेज में मुझे डिफाइन कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने हर प्रपोजल में एक एग्जीक्यूटिव समरी डालें। नेक्स्ट अगर हम देखें, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। अब प्रपोजल के बारे में तो हमने एग्जीक्यूटिव समरी में ब्रीफ में समझा दिया, अब मुझे मेरा इंट्रोडक्शन देना है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है, हम किस बारे में काम करते हैं, हमारा इम्पैक्ट नंबर क्या है। यहाँ पर आप इस पेज में, सेकेंड पेज में सारी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, ताकि एक आइडिया मुझे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी लग जाए। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपने यहाँ पर ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया, इंडिया हैज अ प्रॉब्लम ऑफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेन्ड यूथ since a very long period of time. Over the last decade, India has seen a massive decline in employment rates. इस तरीके से आपने अपना इंट्रोडक्शन शुरू किया। उसके बाद आपने अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट डेवलप किया, क्योंकि सिंस देर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, या फिर जैसे अगर हम मैनग्रोव रेस्टोरेशन की बात करते हैं, तो क्योंकि बहुत ज्यादा नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, मैनग्रोव कम होते जा रहे हैं, इसकी वजह से जो तट के जो एरिया है वो बहुत ज्यादा फ्लड प्रोन हो गए हैं, सुनामी प्रोन हो गए, डिजास्टर प्रोन हो चुके हैं। इस तरीके की बात हम लोगों ने अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में डिफाइन की। कितने सुनामीज आ चुकी हैं, कितने डैमेजेस हो चुके हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कितने साइक्लोन से डैमेज हो चुके हैं, ये आप उसमें डेटा में प्रेजेंट कर सकते हैं। अब है आपका प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। अब आप इसमें हर एक चीज में नोटिस करेंगे कि हर एक जो प्रोजेक्ट का पेज है वो क्लियरली ब्रांड आइडेंटिटी को
थीम से मैच होता हुआ कलर पैलेट है, जो फॉन्ट्स हैं, जो टाइटल्स है वो डिफरेंट है, इमेजेस डिफरेंट, इमेजेस रेलेवेंट है, और जो कंटेंट है उसका साइज, उसका जो टेक्स्ट का फॉन्ट है, उसका जो स्पेसिंग है वो इक्वल है, जस्टिफाइड है। उस तरीके से हम हर एक प्रोजेक्ट को, हर एक सेक्शन को ही डिजाइन करेंगे। यहाँ पर आपने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, प्रोजेक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसे करके आपने 3-4 ऑब्जेक्टिव्स में ये डिफाइन कर दिया कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रपोजल से। नेक्स्ट है, आपने प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। अगर वो कोई स्पेशल लोकेशन है, जैसे इस केस में हम स्पेसिफिकली कोस्टल लाइन की बात कर रहे हैं, किस कोस्टल लाइन की बात कर रहे हैं, इंडिया का कौन सा कोस्टल, अगर वो पूरा कोस्टल बेल्ट है, उसका कौन से स्पेसिफिक एरिया में हम काम कर रहे हैं, उसका एक ज्योग्राफिकल मैपिंग करके, खुद जीआईएस से मैप करके हमने वहां पर एक प्रपोजल, एक साइट डाल दी है, ताकि मुझे एक आइडिया मिले कि आपने वेल प्लान्ड और वेल स्टडीड साइट को ही चूज किया है अपने इंटरवेंशन के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें, सस्टेनेबिलिटी एंड लाइवलीहुड फ्रेमवर्क एनालिसिस, ये प्रोजेक्ट मेरा है, इसका सस्टेनेबिलिटी प्लान क्या है। मैं एक टाइम पे अगर प्लांटेशन, मैनग्रोव प्लांटेशन कर रही हूँ ओवर 40 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, तो उसमें मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये सरवाइव भी कर रहे हैं। अगर 1 साल का प्रोजेक्ट है, उसका 2nd ईयर 3rd ईयर इम्प्लीमेंटेशन मैं किस तरीके से करूंगी, कैसे इंश्योर करूंगी कि वो सरवाइव कर रहे हैं, कोस्ट लाइन में उतना ग्रीन कवर बढ़ गया है, उसके बारे में मैं यहाँ पर बात करूंगी। यहाँ पर आप अपने इम्पैक्ट नंबर्स भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी को हम लोगों ने एनालाइज किया। यहाँ पर अगर आप ध्यान देखेंगे तो हम लोगों ने हर एक टाइम फ्रेम कि पहले मंथ से 12वें मंथ तक हम क्या क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, इसमें क्या क्या कैपिटल एसेट्स लगेंगे, क्या क्या एक्सपेक्टेड लाइवलीहुड आउटकम्स है, इस सारी चीजों को हम लोग, इसके बारे में हम लोगों ने मंथ ऑन मंथ, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, मीडियम टर्म है, इसके बारे में हम लोगों ने क्लियरली डिफाइन किया है, ताकि मुझे ये पता चले कि ये वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड, वेल स्टडीड इंटरवेंशन है। अब मेथडोलॉजी एंड फेज वाइज अप्रोच, अब हम, बहुत जरूरी है, जब हम टाइमलाइन की बात कर रहे थे और जो हमारा मेथड है यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का, उसको हम फेजेस में डिवाइड करें। फेज 1 में क्या होगा, फेज 2 में क्या होगा। अगर हमारा 1 साल का प्रोजेक्ट है, उसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया। फेज 1 हमारा इनिशिएशन है, फेज 2 हमारा एग्जीक्यूशन है, फेज 3 हमारा इम्प्लीमेंटेशन है, फेज 4 हमारा कंप्लीशन है। तो इस तरीके से हमने 4 फेजेस में उसको डिवाइड करके हर एक फेज को कितना समय लगेगा और उसमें क्या क्या चीजें पे हम फोकस करेंगे, उसको हमने क्लियरली फेज वाइज डिफाइन कर दिया है। थ्योरी ऑफ चेंज, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे इंटरवेंशन से क्या मैं चेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट करता है, ये बहुत डिफाइन करना जरूरी है कि आपके आइडिया में किस तरीके से इस पर्टिकुलर एरिया में चेंज आएगा, आपके इंटरवेंशन से किस तरीके से इस एरिया में चेंज आएगा। तो वो एक प्रोजेक्ट में अगर आप डिफाइन करेंगे तो ये एक एडवांटेज है। जरूरी नहीं कि हर एक प्रपोजल में ये रेलेवेंट हो, बट अगर आप कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स के लिए, तो ये एक बेनिफिशियल एडवांटेज है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेक्टेड आउटकम एंड इम्पैक्ट। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आउटकम का एरिया क्या है, अगर मैंने मैनग्रोव लगाया तो क्या क्या चीजें मैं एक्सपेक्ट करूं। इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन होगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होगा, लाइवलीहुड डेवलपमेंट होगा, लोगों के पास लाइवलीहुड के अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, कम्युनिटी में एक रिस्पॉन्स की भावना बढ़ेगी, कम्युनिटी उसका ओनरशिप लेगी, स्किल डेवलपमेंट होगा, कार्बन सिक्वेस्टर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आउटकम लिस्ट आउट कर लिए। एक स्पेसिफिक टारगेट हमने उसके लिए डाल दिया कि कितना टारगेट होगा उसका, कितने बेनिफिशियरीज उसके आएंगे, तो हर एक आउटकम को हमने एक टारगेट के साथ मैच कर दिया। नेक्स्ट है असेसमेंट एंड मिटिगेशन। अब रिस्क असेसमेंट और मिटिगेशन, अगर मैं ये इंटरवेंशन करूं और अगर चीजें टाइम से ना हो, तब क्या क्या रिस्क आएंगे, मेरा प्लान कितना ज्यादा डाइवर्ट हो सकता है, कितना ज्यादा, अगर वो डाइवर्ट हो जाता है तो मेरे पास क्या स्ट्रैटेजी है उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको एक फ्रेमवर्क से मैंने समझा दिया। जैसे यहाँ पर मैं पहली लाइन का एग्जांपल लूं, मॉनसून, अगर मॉनसून आ गया, मेरे प्लांटेशन करते टाइम मॉनसून आ गया या फिर टाइडल डिस्ट्रप्शन हो गया, तो मेरे सारे सैपलिंग्स बह जाएंगे, इसकी वजह से मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा इंटरवेंशन खराब हो जाएगा। उसके लिए फिर मेरा मिटिगेशन स्ट्रैटेजी क्या है। फिर हम जो सूटेबल टाइम है, जब टाइडल इफेक्ट्स नहीं होते हैं, उसके बेसिस में हम अपना प्लांटेशन का टाइम चूज करेंगे। तो ऐसे ही आप अपना रिस्क और मिटिगेशन स्ट्रैटेजी को
डिफाइन कर सकते हैं। ये है आपका बजट। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बजट किया, बजट हेड क्या है, नंबर ऑफ यूनिट क्या है, यूनिट कॉस्ट क्या है, उसका ड्यूरेशन कितना लगेगा, टोटल बजट उसका कितना होगा, और उसका जस्टिफिकेशन क्या है। इस तरीके से हमने अपना पूरा दिया। अगर उसमें कैपिटल लग रहा है तो कैपिटल एसेट क्या है, कैपिटल क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ परमानेंट रहने वाला है तो उसका जस्टिफिकेशन देना बहुत जरूरी है। फिर आपका प्रोग्राम का कॉस्ट कितना आएगा, आपका ऑपरेशन जिसमें आपकी ह्यूमन रिसोर्स की सैलरी, आपकी खुद की सैलरी, प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी, सबकी सैलरीज आएंगी। उसके बाद आपका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का कॉस्ट कितना आएगा, आपका रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन का कॉस्ट कितना आएगा, ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कॉस्ट कितना आएगा। एक बजट में एक आप सेफ बफर अमाउंट भी लेके चलते हैं जो कि बजट का 1 या 2% होता है कंटिजेंसी, वो कितना अमाउंट होगा, और टोटल आपका एडमिन एक्सपेंस क्या होगा। तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से अपना बजट कैलकुलेट करेंगे। फिर आपकी सस्टेनेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्या है, सस्टेनेबिलिटी आगे लॉन्ग टर्म में इसको किस तरीके से आप विदाउट प्रोजेक्ट, विदाउट दिस कंपनी किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, और लास्ट में एक ब्रीफ प्रोजेक्ट का कंक्लूजन। सो इस तरीके से अब हम लोग पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे। लास्ट के कवर पेज में भी हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारा स्पॉक का ईमेल आईडी है हमने वो दिया, हमारा जो एड्रेस है हमने वो दिया, हम लोगों ने अपना ईमेल आईडी दिया, वेबसाइट दिया। तो इस तरीके से हमने अपना पूरा प्रपोजल डिजाइन किया। अब ये विजुअली भी अपीलिंग है, कंटेंट वाइज भी करेक्ट है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी क्लियर है। इसमें हम लोग पूरी तरीके से इस प्रपोजल को अब ये डोनर के लिए रेडी है कि अब इसको डोनर देखेंगे और हो सकता है कि इसको शॉर्टलिस्ट करें। इसके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस अब ज्यादा हो चुके हैं। सो इस तरीके से हम पूरा प्रपोजल के ऊपर काम करेंगे। Okay, thank you so much, Namrata. The briefing you have told us today about the proposal, it was remarkable. Now I want to again open this platform for our participants. मैं वापस से ये प्लेटफॉर्म ओपन करती हूँ अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए। आपके जो भी क्वेश्चंस है आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, और यू हैव अ चैट बॉक्स, आप अपने चैट बॉक्स में भी क्वेश्चंस हमें लिख सकते हैं। यहाँ पर चैट बॉक्स में एक चैतन्य जी का क्वेश्चन है, it is compulsory every time to send the concept note as initial step for reach out before submitting the proposal to company? Namrata, we have covered this question in the previous session. Okay. Yeah. I think we have one here, like how many years project, how many consultants are required to finish this? ओके, सो यहाँ पर आपको उसको अगेन ये आपकी प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने कंसल्टेंट्स का जरूरत होता है। अगर आप कंसल्टेंट्स नहीं है, गो फॉर द फुल टाइमर्स। फुल टाइमर्स को आप पार्शियली रिसोर्स को डिवाइड कर लीजिए, उनका पार्शियल टाइम लीजिए। आपके इंटरवेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्लांटेशन एनवायरमेंट जैसी एक्टिविटी करते हैं तो एनवायरमेंट जैसी एक्टिविटी यूजली 2 से 3 साल की होती है। शॉर्ट टर्म जो होती है जैसे प्लांटेशन, वो भी आपको इंश्योर करना पड़ता है कि प्लांटेशन की आपकी जो सैपलिंग्स है वो सर्वाइव कर रही है। ईयर 1 में क्या हो रहा है, ईयर 2 में क्या हो रहा है, और ईयर 3 में क्या हो रहा है। तो ये आपको 3 इयर्स का अगर आप प्रपोजल उसको वो कर रहे हैं, दे रहे हैं लॉन्ग टाइम्स और बिगर बजट के साथ, तो उसको आपको इंश्योर करना है कि आपका डोनर भी उतना ही बड़ा हो। आप किसी अगर कंपनी का डोनर प्रोजेक्ट या फिर सीएसआर बजट ही 5 करोड़ का है और उसको आपने एक ही प्रपोजल दिया 3 साल का 5 करोड़ के लिए, तो वो अप्रूव नहीं करेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके इंटरवेंशन के हिसाब से, बजट के हिसाब से आप ये डिसाइड कीजिए कि किस तरीके से आपको नंबर ऑफ ट्रेनर्स, नंबर ऑफ ईयर्स डिसाइड करने हैं अपने इंटरवेंशन को कंप्लीट करने के लिए। Thank you. One more question. Is it necessary to make a proposal in a Word document? वर्ड डॉक्यूमेंट आपके इंटरनल रेफरेंस के लिए होगा, बट मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डिजाइनर वर्जन में जाएं। अगेन विजुअली अपीलिंग जो कंटेंट होता है वो ज्यादातर रीडेबल होता है और थोड़ा सा अट्रैक्टिवली डोनर्स को भी अपीलिंग लगता है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर आप दे रहे हैं एक इनिशियल रिव्यू के लिए, ज्यादातर आप आरएफपीस को उस तरीके से सबमिट करते हैं, बट उसका भी अगर आपको अलाइनमेंट और कंटेंट क्लैरिटी उस तरीके से आपको स्ट्रक्चर करनी पड़ेगी। तो इंश्योर कीजिए कि अगर आपका वर्ड डॉक्यूमेंट भी फर्स्ट इनिशियल फेज में जा रहा है तो वो बहुत क्लीन और क्लियर हो। डिजाइन वर्जन प्रिफर्ड है।
Okay. One more question. If administrative cost is much higher in direct expenses, then or parallel to direct expenses, then could it affect the proposal acceptance chances? डेफिनेटली कोई भी सीएसआर जो होता है वो आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट कभी नहीं देगा उतना। वो कोशिश करता है कि बेनिफिशरीज को जो चीजें डायरेक्टली मिल रही हैं वो ज्यादातर बजट में कॉस्ट हो। अगर आप सबका सैलरी अपने पूरे ऑफिस का सैलरी अपने एक बजट से निकालना चाहे, अपने एक प्रपोजल से निकालना चाहेंगे तो वो हाईली डिस्करेज्ड होता है। मैं एज अ डोनर चाहूंगी कि मेरा हर एक इन्वेस्टमेंट जो बजट का है वो डायरेक्ट बेनिफिशरीज को पहुंचे, ना कि डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को। इसलिए प्रोजेक्ट को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पर इंटरवेंशन रिलेटेड कॉस्ट ज्यादा हो वो, और जो हमारा अदर एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसका रेशो कम हो, तो आप 70-30 का रेशो मान के चलिए। 70% आपका इम्प्लीमेंटेशन में मैक्सिमम और 30% आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट में। इस तरीके से आप अपने कॉस्ट को बैलेंस आउट कर सकते हैं। अगेन ये इंटरवेंशन टू इंटरवेंशन भी डिपेंड करता है। Sometimes admin cost can be high in small budgeted proposal. How to address it? अब नाउ यू हैव टू फिक्स अगेन, अगर आपका 5 या 10 लाख का प्रोजेक्ट है या आपका 15 या 20 लाख का प्रपोजल है, अब उसमें आप 10% का एडमिन चार्ज अगर मांग रहे हैं तो अल्टीमेटली वो ज्यादा कवर करेगा। उस केस में भी अगेन आप एडमिन कॉस्ट को किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि मैं एज अ डोनर मैं बेनिफिशियरी के लिए काम करना चाहता हूँ। मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो बेनिफिशियरी को पहुंचना चाहिए, वो एडमिन कॉस्ट के लिए एक एनजीओ को रन करने के लिए नहीं जाएगा। ये एक जनरल माइंडसेट है डोनर का या फिर कंपनी का। तो आपको ये एड्रेस करके चलना है कि किस तरीके से आप अपना बैलेंस आउट कीजिए। छोटे बजट में भी आप जितना भी परसेंट तय कर रहे हैं वो आपके टोटल डायरेक्ट कॉस्ट से ज्यादा ना हो। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा बैलेंस आउट करके अपने एडमिन एक्सपेंसेस को लेके चलें। Okay, thank you so much, Namrata, for your time. Now, as we have come to the end of this session, I would like to highlight to all the past participants that if you need any assistance or help, please you can reach out to us or drop us a mail for any query. Once again, thank you everyone. Thank you, my speakers, my participants for joining and giving us such an active participation throughout the session. हमारा नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो 3rd वीक ऑफ अगस्त में रहेगा एंड आई वुड लव टू रिवील द टॉपिक. The topic will be from plan to performance, budget and financing system that delivers. ये सेशन हम अपने बजट रिलेटेड रहेगा. सो आई वुड लव टू सी यू ऑल अगेन ऑन अ 3rd वीक ऑफ अगस्त. प्लीज आप हमारे व्हाट्सएप पर जुड़े रहे फॉर ऑल अदर इंफॉर्मेशंस. आपको वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है हमारे सेशंस की. प्रीवियस सेशंस और दिस सेशन विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब. तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. वहां पर आप हमारे सेशंस पुराने और जो भी आने वाला है वो भी आपको वहां पर अवेलेबल मिल सकता है. This, Kavya ji, yes, sir. please share the YouTube link in WhatsApp group. Sure. I will love to. I will share that on a WhatsApp group. Also, all the participants will get the PPT as a resource in next 24 hours. So thank you so Thank much, you so much. everyone. Thank you once again. The best program for this is for NGO sector like us, and yeah, we are looking forward. Kavya, thank you so much. Seva Thank you Brigade. so much, sir. We also request one thing from you. If you have any feedbacks for us, please let us know. We will try to improvise, try to include, or if there is any topic that you would like for us to talk about or to inform about, we will definitely come out with that as Is well. any format for the feedback? Because we are most of the time we are seeing the feedback format. If you share with us, definitely we will get the feedback and what we are looking in future. Thank you so much, Namrata ji. Thank you. Thank you. So